स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कूल आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। और हाँ, अगली कौन सी नॉवेल समझनी है कमेंट में बताओ फटाफट। जल्दी मत करो, एक एक करके उनका पंजीकरण करो। कोई भी व्यक्ति जिसके कौशल में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट नहीं आई है उसे प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वे किसी भी हालत में हमें धोखा न दें। जुनजी ने अपना हाथ उठाया और भर्ती के मानदंडों को समझाते हुए एक लंबा भाषण देना शुरू किया। किनलैंग ने कुछ देर तक देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह जुनजी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। हालांकि जुनजी के चयन के बाद भी उन्हें इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत मेलजोल रखना जरूरी था और उनके साथ भोजन करना अपरिहार्य था। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपके लिए कुछ करे तो आपको पहले उनसे जान पहचान करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे आप दोस्त बनाते समय करते हैं। पहले विनम्रता से पेश आएं, फिर कदम उठाएं। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, किनलैंग ने विशेष रूप से इस होटल में कई निजी कमरे बुक करवा लिए। जिस कमरे में किनलैंग मौजूद था वहां 15 लोग थे। जुनजी और किनलैंग को छोड़कर शेष 13 लोग सभी कुशल योद्धा थे जिन्हें जुनजी द्वारा चुना गया था। उनकी शारीरिक स्थिति के मोटे अनुमान से पता चलता है कि उनमें से कोई भी 50 वर्ष से कम आयु का नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद भी इन लोगों के कौशल में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि उनमें काफी सुधार हुआ। अगर ये सभी लोग ये फैंग से निपटने के लिए एकजुट हो जाएं, तो भले ही वे उसे मार न सकें, लेकिन सबसे बुरा नतीजा ये होगा कि ये फैंग गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। युवा स्वामी किन, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप पूरे समय सम्मेलन कक्ष में बैठे रहेंगे। ये वाकई आश्चर्यजनक है। हाँ, मुझे पता था। जब मैंने पहली बार यंग मास्टर किन को देखा तो वह एक अच्छे साधारण व्यक्ति नहीं लगे। युवा स्वामी किन, मैं आपके सम्मान में एक टोस्ट प्रस्तावित करना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टीम में शामिल होने वाले 13 अंगरक्षकों ने विनम्रतापूर्वक उसकी चापलूसी की और किनलैंग ने मना नहीं किया और एक एक करके उनके साथ दौरे पर चला गया। कई दौर के पेय और 5 प्रकार के भोजन के बाद किनलैंग ने ताली बजाई और निजी कमरे का दरवाजा खुल गया। बाहर से काले और सफ़ेद रंग की वर्दी पहने महिलाओं की एक कतार अंदर आई। ये होटल स्लिमिंग लोट्स मसाज पार्लर के ठीक बगल में है, इसलिए इन मालिश करने वाली महिलाओं को ढूंढना बेहद सुविधाजनक है। उनमें से प्रत्येक का शरीर सुडौल और आकर्षक था, जिसमें सामने का हिस्सा बड़ा और पीछे का हिस्सा आकर्षक था। आखिरी तकनीशियन के दरवाजा बंद करने के बाद 7 या 8 महिलाएं अंदर आईं। उसकी सुडौल आकृति ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भूत, किसी ने अनजाने में कुछ निगल लिया। किनलैंग मुस्कुराया और आग्रह किया, खड़े मत होइए, बैठ जाइए। 7 या 8 महिलाएं अपनी अपनी सीटों पर बैठ गईं, जिनमें से हर 2 पुरुषों के बीच एक महिला बैठी थी। चाहे कोई भी हो, वे बार बार अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेते थे और अनजाने में एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते रहते थे। बूढ़े हुआंग ने अजीब सी हंसी हंसते हुए पूछा, युवा स्वामी किन, इन खूबसूरत महिलाओं के शरीर पर ये काली चीजें क्या हैं? प्रत्येक महिला काले पाउडर से ढकी हुई थी, जिससे वह असाधारण रूप से सुंदर और आकर्षक लग रही थी। किनलैंग मुस्कुराई और बोली, यह एक फैशन ट्रेंड है, इसलिए शर्माओ मत। हम सब मौज मस्ती करने निकले हैं, इसलिए थोड़ा आराम करो। वह इन 7 या 8 तकनीशियनों को न केवल मनोरंजन के लिए लाया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सेना के इन करीबी सहयोगियों के चरित्र का परीक्षण करना चाहता था। आखिरकार, कुछ बातें बेहद गोपनीय होती हैं और उन्हें करने के लिए साधारण अंगरक्षकों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। उसके सामने खड़े ये विशेष बल के जवान कौशल के मामले में योग्य हैं और वफादारी के मामले में उसे जुनजी के फैसले पर पूरा भरोसा है। अब उसे बस इतना करना है कि उनके चरित्र का इस्तेमाल करके उन्हें थोड़ी चेतावनी दे दे। जब से ये 7-8 महिलाएं वहां आईं, तब से उस निजी कमरे का तापमान मानो 8 डिग्री बढ़ गया था। अपनी आंखों में मुस्कान और चंचल स्वभाव के साथ वह कभी कभी इन हटे कट्टे पुरुषों को टोस्ट देते समय अपने शरीर से स्पर्श करती थी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकलने वाली हों। फिर भी उनमें से किसी ने भी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। वे सभी सीधे बैठे रहे और ज्यादा से ज्यादा कुछ बार ही अगल बगल देखा। अहम। किनलैंग ने अपने बाईं ओर बैठे जुनजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा पसंदीदा अवसर नहीं है? क्या हुआ, क्या तुम्हें थोड़ी असहजता महसूस हो रही है? जुनजी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, युवा मालिक, आपको पता नहीं, मैं आजकल मैनेजर झांग के काफ़ी करीब आ रही हूँ। हमारा रिश्ता बहुत जल्दी विकसित हो गया है। अगर मैंने सच में कुछ ऐसा कर दिया जो हद से ज़्यादा आपत्तिजनक था और उसे पता चल गया, तो वो शायद मेरा कान ही मरोड़ देगी। क्या तुम जोरू के दबाव में हो? किनलैंग को हंसी आ गई। इससे अंदाजा लगता है कि जीवंत माहौल बनाने के लिए जुनजी पर निर्भर रहना कोई विकल्प नहीं है। उसने अपने हाथ में पकड़े कप को छुआ, थोड़ी देर उससे खेला और फिर गलती से उसे धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। उसी समय पूरे निजी कमरे की बत्तियां अचानक बुझ गईं, जिससे वहां घोर अंधेरा छा गया। उफ, ये कौन है? ये कौन है? कितना परेशान करने वाला है?
ये किसका हाथ था? अरे कृपया ऐसा मत करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निजी कमरे से लड़कियों के खिलखिलाने और शोर मचाने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ देर बाद बत्तियां फिर से जल गईं और कमरा अपनी पूर्व औपचारिक स्थिति में लौट आया। अगर उन 7-8 महिलाओं पर लगा काला पाउडर लगभग पूरी तरह से साफ न हुआ होता तो शायद ज़्यादातर लोग यही सोचते कि कुछ हुआ ही नहीं था। नीचे खड़े 13 लोगों को देखकर किन लैंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। अपने हाथ बाहर निकालो। लाओ हुआन के नेतृत्व में 13 लोगों ने धीरे धीरे अपने हाथ, जो काले पाउडर से ढके हुए थे, मेज पर फैलाए और उन सभी ने अत्यधिक शर्मिंदगी से अपने सिर नीचे कर लिए। किन लैंग ने ठंडे लहजे में फटकार लगाते हुए कहा, मैं तो बस आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सब मुझे इतना निराश करेंगे। अगर मैं भविष्य में आपको कोई काम सौंपूं, तो क्या वे आपको सिर्फ एक महिला दे देंगे और फिर मेरे मिशन को पूरी तरह से भूलकर उसकी अनदेखी करेंगे? उदार लाभ एक मीठे उपहार की तरह होते हैं, जिसके बाद एक कठोर फटकार आती है, जो कि सिर्फ शुरुआत होती है। अगर हम उन्हें अनुशासित नहीं करेंगे, तो इन लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम जुंजी को हर चीज़ का आदेश देने की छूट तो नहीं दे सकते, है ना? क्या वह युवा मालिक है या जुंजी युवा मालिक है? युवा स्वामी किन, हम जानते हैं कि हम गलत थे। हमें आत्मनियंत्रण में इतनी कमी नहीं होनी चाहिए। ये लड़कियां वाकई बहुत खूबसूरत हैं और हम एक पल के लिए भी इनका विरोध नहीं कर सके। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किन लैंग ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुमने खुद को रोका नहीं? तुम इंसान हो, लेकिन जुंजी नहीं। जुंजी, अपने हाथ आगे करो। जुंजी ने झट से अपने हाथ मेज पर सीधे रख दिए। हालांकि उनके हाथ खुरदुरे थे, लेकिन उन पर किसी तरह का काला पाउडर नहीं लगा था। जुंजी को देखो, एक असली अंगरक्षक में यही गुण और संयम होना चाहिए। मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मामलों में तुमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हें जुंजी से सीखना चाहिए, समझे? किन लैंग ने गंभीरता से कहा। बूढ़े हुआंग और उनके साथ मौजूद 1 दर्जन अन्य लोगों ने शर्म से बार बार सिर हिलाया। कुछ लोगों ने तो जुंजी को थम्स अप देते हुए कहा, भाई जुंजी, आप वाकई कमाल हैं। आप ये सब सह सकते हैं। आप मेरे आदर्श हैं। हे, कोई बात नहीं। जुंजी मुस्कुराया, जिससे उसके काले दांत दिखाई दिए। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। दिखाओ। जुंजी वास्तव में एक उत्कृष्ट व्याख्याता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। उनकी विचार प्रक्रिया आम लोगों से बिल्कुल अलग है। दूसरे लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह अपने मुंह का इस्तेमाल करता है। ये देखकर पास में मौजूद तकनीशियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और निजी कमरे का माहौल खुशनुमा और अधिक सुखद हो गया। 13 अंगरक्षकों ने जुंजी को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। कुछ ने तो अपने मसूड़ों की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसना भी शुरू कर दिया। बकवास। जुंजी चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। काश मैं खुद को थप्पड़ मारकर जान से मार सकता। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि युवा मालिक क्या सोच रहा है, लेकिन वह अपने चेहरे के भावों पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसकी छोटी छोटी हरकतें सबके सामने आ गईं। किन लैंग ने जुंजी की ओर देखा, जिसने कुछ गड़बड़ महसूस करते ही तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और ठंडे लहजे में कहा, जानते हुए कि यह जानबूझकर किया गया अपराध था, अपराध दोगुना हो गया है। अगले महीने उसके वेतन से 20,000 की कटौती की जाएगी। इन नए अंगरक्षकों के सामने खुद को शर्मिंदा करना उसके लिए नामुमकिन था। उसे बस अपनी धाक जमानी थी। चूंकि वह कोई उदाहरण पेश नहीं कर सकता था, इसलिए वह जुंजी को घसीटकर बाहर ले गया और उसे चेतावनी के तौर पर 30 कोड़े मारे। जुंजी ने अपना सिर झुकाकर कहा, युवा स्वामी, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं सजा स्वीकार करता हूँ। हवा में फैली बारूद की गंध से भलीभांति परिचित 13 अंगरक्षकों ने आज्ञाकारी भाव से अपने चंचल चेहरे को छिपा लिया। किन लैंग के गंभीर चेहरे को देखकर वे थोड़ा कांप उठे। अगर भरोसेमंद सलाहकार जुंजी को भी इतनी आसानी से दंडित किया जा सकता है, तो अगर उन्होंने कोई गलती की तो क्या उन्हें तुरंत नौकरी से नहीं निकाल दिया जाएगा? अब वे उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कुछ क्षणों की झिझक के बाद किन लैंग चुप रहा और शांत स्वर में बोला, वापस जाओ तुम सब। उसने होटल से निकलते समय उन 13 भावी अंगरक्षकों की ओर देखा भी नहीं। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक संकेत है, वह आज अपने प्रदर्शन से बहुत असंतुष्ट है। समूह के शाम के मनोरंजन की व्यवस्था करने के बाद जुंजी जल्दी से किन लैंग को घर ले गई। रास्ते भर जुंजी लगातार माफी मांगता रहा, शब्दों से खुद को थकाता रहा और बेहद दोषी महसूस करता रहा। किन लैंग ने हाथ हिलाकर बात को टालते हुए कहा, ये तो बस दिखावा है, इसे गंभीरता से मत लो। तुमने जिन लोगों को इकट्ठा किया है, वे मेरे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने तुम हो, समझे? उन्हें जनता के बीच अपना अधिकार स्थापित करने की आवश्यकता है। निजी तौर पर उसे जुंजी की वफादारी को और भी अधिक जीतने की जरूरत है। सार्वजनिक और निजी जीवन में वे बिल्कुल अलग होते हैं। आमतौर पर एक पुराने बदमाश के रूप में जाना जाता है। युवा स्वामी, मैं आपकी बात समझता हूँ।
अगर उनमें से किसी ने भी आपको धोखा देने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। जूनजी बहुत भावुक हो गया और उसने किनलैंग को और भी अधिक वफादारी से देखा। किनलैंग ने सरलता से उत्तर दिया। विला में वापस आकर उसने जूनजी को कुछ मौज मस्ती करने के लिए भेज दिया और उसे फिंगरटिप लोट्स में आराम करने के लिए कहा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते, अन्यथा उसे वास्तव में डर लगता है कि जूनजी में कुछ अजीब भावनाएं विकसित हो सकती हैं। वो आदमी किसी काम का नहीं है। गहरे नीले रंग के गेट से अंदर कदम रखते ही सू शियाओशियाओ के आने के बाद से यह विशाल घर बेदाग और साफ सुथरा बना हुआ है, धूल का एक कण भी नहीं है। हालांकि उनका रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच चुका है, फिर भी सू शियाओशियाओ एक दाई की तरह व्यवहार करती है, हर दिन उसके लिए सब कुछ करती है। उनके शब्दों में, अगर वह सारा दिन खाली बैठी रहती हैं तो उन्हें असहज महसूस होता है। रसोई में सू शियाओशियाओ बर्तन धो रही थी और उसके आसपास पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। किनलैंग ने मेज से एक कटोरा उठाया और उसे दूसरे तालाब के किनारे धोने लगी। सू शियाओशियाओ चौंककर पीछे मुड़ी और झट से किनलैंग के हाथ से कटोरा छीन लिया। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी थी। युवा स्वामी, आप वापस क्यों आए हैं? जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए। यहाँ ज़्यादा कटोरे और चॉपस्टिक नहीं हैं, मैं इन्हें तुरंत तैयार कर दूंगी। इन्हें मत छुए वरना आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। किनलैंग ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और धोना जारी रखा। उसने पूल के किनारे से आखिरी छोटी प्लेट निकाली। सू शियाओशियाओ घर पर अकेली थी, इसलिए उसने बहुत कम व्यंजन बनाए और स्वाभाविक रूप से उसके पास ज़्यादा कटोरे और चॉपस्टिक नहीं थे। उसने दाओ की ओर अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन तुम छू सकती हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही जानती हो कि दाओ मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन तुम मुझे बदले में प्यार नहीं करने देती। युवा स्वामी, सू शियाओशियाओ ने नज़ाकत से कहा। उसके गाल लाल हो गए। वह अब भी पहले की तरह ही मासूम थी, अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रही थी, जो पहली नज़र में ही स्पष्ट थी। फिर भी उसने शिकायत करने का नाटक किया। युवक, कृपया ऐसा मत कहिए, मुझे बस यही करना चाहिए। उसने रसोई में मौजूद किनलैंग की ओर देखा और उसे कुछ संदेह होने लगा। सामान्य तौर पर छोटा मालिक कभी कोई काम नहीं करता, तो आज वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? उसने उत्सुकता से बुदबुदाते हुए कहा, युवक, आज आप कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? किनलैंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बिना किसी स्पष्ट कारण के कहा, चंद्रमा दिन रात पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन पृथ्वी इसे अनदेखा करती है और भयंकर आग की चिलचिलाती रोशनी में भी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। एक दिन सूर्य ने पृथ्वी से पूछा, तुम कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो। तुम चंद्रमा को क्यों अनदेखा कर रही हो, जो तुमसे इतना प्यार करता है, और इसके बजाय मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? तुम क्या सोच रही हो? पृथ्वी ने बेबसी से कहा, मुझे सूरज से बहुत प्यार है। सू शियाओशियाओ ने धुले हुए बर्तन और चॉपस्टिक अलमारी में रख दिए और उत्सुकता से दाओ से पूछा, सूरज को पसंद करने का क्या मतलब है? किनलैंग आगे बढ़ी, अपनी कनपटी को छुआ और एक गहरी सांस छोड़ी। सूर्य का नाम एक शब्द में क्या है? ब्रश। अपनी धीमी प्रतिक्रिया के बावजूद सू शियाओशियाओ को इस क्षण कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसके पैर कांपने लगे और उसकी आवाज़ 8 सब तक कमज़ोर हो गई। युवक, मैं अभी भी थोड़ी डरी हुई हूँ। मुझे डर लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे बर्दाश्त कर लूँगा। किनलैंग ने अपना सिर नीचे झुकाया और आह भरी। जब वह रसोई में दाखिल हुआ था तब उसके चेहरे पर जो गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, उससे उसका उदास चेहरा बिल्कुल विपरीत था। सू शियाओशियाओ के दिल में अचानक दर्द की एक लहर उठी। उसे अपने पहले कहे शब्दों पर पछतावा हुआ। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर किनलैंग की कमर में बाहें डालकर अपना सिर उनकी छाती से लगाकर हकलाते हुए बोली, युवा स्वामी, मुझे अब डर नहीं लगता। आह! सू शियाओशियाओ आश्चर्य से हॉर्न फूटी जब किनलैंग ने उसे अपनी बाहों में उठाया और हवा की तरह ऊपर ले गया। पेंग! दरवाज़ा लात मारकर बंद कर दिया गया था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, किनलैंग को अचानक कुछ याद आया। वह दरवाजे से बाहर निकली और सीधे अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ी। जब वह लौटी तो उसके हाथ में काले और सफ़ेद रंग की नौकरानी की वर्दी थी। पेंग! दरवाजे को फिर से लात मारकर बंद कर दिया गया। मैंने एकदम नई, सूखी रजाई ओढ़ ली और वापस सो गया। मुझे कोई सपना नहीं आया और मैं सो गया। अगले दिन सुबह सिस्टम नोटिफिकेशन की ध्वनि सक्रिय होने पर किनलैंग को संतुष्टि का क्षण मिलता है। डिंग! महिला नायिका सू शियाओशियाओ की भावनाओं में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव आया है। मेज़बान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 500 अंक प्राप्त करने पर बधाई। डिंग! मुख्य अभिनेत्री सू शियाओशियाओ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मेज़बान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 1000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। डिंग! बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 1003 प्राप्त कर लिए हैं। मैं संतुष्ट हूँ। किनलैंग ने एक हाथ फैलाया और दूसरे हाथ को आलस से सू शियाओशियाओ के ऊपर। आधी नींद में डूबी सू शियाओशियाओ को गुदगुदी महसूस हुई और वह अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए जाग उठी।
उसने किन लैंग की बाह को गले लगाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपना सिर उसकी बाइसेप्स पर टिका दिया और प्यारी सी मुस्कान के साथ मुंह फुला लिया। उस छोटे से बच्चे का सिर बार बार उसकी बाह से फिसल जाता था और फिर हठपूर्वक खुद को उस पर टिका लेता था, जो स्पष्ट रूप से अधिक काम और नींद की कमी के कारण हो रहा था। थोड़ी देर और सो जाओ, किन लैंग ने प्यार से उसके छोटे से सिर पर थपथपाया और सू शियाओ ने सहमति में गुनगुनाते हुए अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। वह वहां से नहीं उठा, वह हेडबोर्ड से टिक गया, एक किताब उठाई और पढ़ने लगा, बीच बीच में पन्ने पलटने के लिए अपना दाहिना हाथ गद्दे से बाहर निकालता रहा। लगभग 9 बजे बाइरुयू विला पहुंची और चाय के कमरे में किन लैंग से मिली। बाइरुयू कुर्सी पर बैठी चाय की एक घूंट ली और बहुत अस्वस्थ लग रही थी। कारण सीधा सादा है, बाई शियाओचुन ने ही उसे दोबारा मार डाला। वह अब बाई ग्रुप के लिए काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ प्रमुख व्यावसायिक निवेश बिंदुओं की जानकारी रहती है। वह बाई परिवार से नकदी निधि में अपना हिस्सा वापस लेना चाहती थी ताकि वह निवेश को अधिक सुविधाजनक बना सके। हालांकि जब उसने बाई शियाओचुन से पैसे मांगे तो उसे न केवल एक पैसा भी वापस नहीं मिला, बल्कि उसे मौखिक रूप से गाली भी दी गई, लगभग इस हद तक कि उसने उस पर उंगली उठाकर उसकी मां को कोसना शुरू कर दिया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसका नाजायज़ बच्चा इतना महत्वपूर्ण है कि वह उसे बिगाड़ रहा है? बाई शियाओयुन और मैं उससे एक पैसा भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो पैसे देने को तैयार नहीं भी है तो मेरी मां को इसमें शामिल करने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ इसलिए कि उसने उसे बेटा नहीं दिया, क्या उसकी सारी मेहनत और कोशिशें उसकी नज़रों में बस एक पल भर का बादल बनकर रह गईं? उद्धरण चिन्ह। बाई रुयू ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। पास में ही सुन रहे किन लैंग को ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा। क्या बाई जियाओचुन ने अपना पैसा बाई शॉय के लिए छोड़ दिया था? उसने उन सबको चाकू मारा, हम उन्हें वापस कैसे दे सकते हैं? क्या हमें इसे उसके लिए जला देना चाहिए? बेशक बाई रुयू को दाव की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी और वह खुद इस बारे में बात नहीं करेगा। इसके बजाय उसने उत्सुकता से दाव से पूछा, तुम्हें अचानक इस पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या कंपनी में पैसे खत्म हो गए हैं? बाई रुयू ने आंखें घुमाईं। मैं तुम्हारी तनख्वाह मुफ्त में लेकर कंपनी में हिस्सेदारी भी नहीं खरीदूंगी। मुझे दूसरों का फ़ायदा उठाने की आदत नहीं है। मैं बस अपने निवेश के हिस्से के तौर पर कुछ पैसे लगाऊंगी। इसके अलावा कुछ कंपनियां और उद्योग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आशावादी हूं और आने वाले कुछ वर्षों में उनमें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हालांकि कंपनी के पास अभी धन की कमी नहीं है, लेकिन इन उद्योगों में सही मायने में प्रवेश करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। आपको और कितने पैसों की ज़रूरत है? मैं आपके लिए इंतज़ाम कर दूंगा। किन लैंग ने सीधे मुद्दे पर बात की। बाई रुयू ने भौहें चढ़ाकर दाव को संदेह भरी निगाहों से देखा। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी? वैसे भी इस तियानहाई शहर में कुछ भी खोने को नहीं है। बाई शियाओयुन को अपने साथ लेकर कहीं और जाना कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे पलटा न जा सके। किन लैंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। बस जो चाहो करो। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मैं मुहैया कराऊंगा, अगर तुम्हें कर्मचारियों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए भर्ती कर दूंगा। मूल कृति में स्पष्ट है कि बाई रुयू निस्संदेह एक बिजनेस क्वीन है। इसके अलावा बाई रुयू के प्रयासों से बाई समूह, जो उस समय पहले से ही गिरावट के संकेत दिखा रहा था, न केवल स्थिरता में बहाल हुआ बल्कि बाद के निवेशों के माध्यम से सैकड़ों अरबों डॉलर के समूह में तब्दील हो गया, जिससे ये पूरे चीन की शीर्ष कंपनियों में से एक बन गया। इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि बाई रुयू के दिमाग में इस समय निवेश के जितने भी लक्ष्य हैं वे या तो भविष्य की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर सबसे चर्चित उद्योगों में ट्रेंडसेटर हैं। जब तक आप पैसा निवेश करते रहेंगे आपको 10 गुना या यहाँ तक कि 100 गुना भी रिटर्न मिलेगा। भला वह इतनी बड़ी मुनाफे की कंपनी पर भरोसा क्यों नहीं करेगा? आखिरकार बाई रुयू मुख्य महिला किरदारों में से एक है। एक बार जब वह किसी के साथ होती है तो वह पूरी तरह से समर्पित और वफादार होती है। वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, वह कभी भी वास्तव में धोखा नहीं देगी। बाई रुयू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और किन लैंग की गहरी आंखों में देखने लगी। भावुक होने के साथ साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हुई। जब उसने अपने पिता से पारिवारिक संपत्ति में अपना हिस्सा लौटाने के लिए कहा तो उसे अपमानों की बौछार का सामना करना पड़ा। लेकिन किन लैंग ने उस पर सिर्फ इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि उसने यह बात कैजुअली कही थी, बिना अपने विचार की व्यवहारिकता को समझाए। बाई शियाओचुन की तुलना में उसे अचानक ऐसा लगने लगा कि किन लैंग उसके पिता की तरह अधिक है। बाई रुयू के मन में अभी अभी जो बेतुका विचार आया उससे उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने अपना सिर हिलाकर उन निराधार विचारों को मन से निकाल दिया और हाथ बढ़ाते हुए बोली, 500 मिलियन, बस मुझे पहले 500 मिलियन दे दो। निवेश उद्योग में जितना अधिक पैसा हो उतना अच्छा है, लेकिन चूंकि वह किन लैंग पर भरोसा करती थी इसलिए वह उसे मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहती थी और उसने केवल न्यूनतम आवश्यकताओं का ही उल्लेख किया। किन लैंग ने कुछ देर सोचा, 500 मिलियन?
मेरे पास इस समय इतनी नकदी नहीं है। बाइरुयू मुस्कुराए और बोली, तो चलो इसे भूल जाते हैं। वैसे भी ब्यूटी पिल का उत्पादन शुरू हो चुका है। बाजार में आते ही यह जल्दी ही मुनाफा कमाने लगेगी। अगर हम 1-2 साल की देरी भी करते हैं तो हमारी कमाई थोड़ी कम ही होगी। हम फिर भी बाजार में अपनी जगह बना लेंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह नहीं कहा कि मैं कुछ ला नहीं सकता, किन लैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैं अभी आपके लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर दूंगा। वह मूर्ख नहीं है, वह जानता है कि दाओ इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी अपनी स्थिति बनाएगा उतना ही अधिक लाभ होगा। अन्यथा जब तक अन्य लोग बाजार में प्रवेश करेंगे तब तक मुनाफे का बड़ा हिस्सा अन्य पूंजी द्वारा हथिया लिया जाएगा और फिर खेलने का क्या फ़ायदा। क्या किन लांग कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सूप पीना पसंद है? मैंने अपना फ़ोन निकाला, अपने कॉन्टैक्ट्स खोले और डायल करने से पहले धीरे से मॉम वाले बटन को दबाया। कॉल कनेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज़ आई, किन लैंग, आज अपनी माँ को फ़ोन करने का क्या कारण है? क्या तुम उन्हें याद कर रही हो? अगर तुम्हें माँ की याद आती है तो जल्दी वापस आ जाओ। अब तियानहाई शहर में मत रुको। दादाजी हर समय तुम्हारे बारे में बात करते हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन तुम्हें फ़ोन करने में उन्हें शर्म आती है। किन लैंग निर्दयी है और ज़्यादा बोलता नहीं, वह सीधे मुद्दे पर आता है और पैसे मांगता है। मैं, किन लैंग, आपको 500 मिलियन भेज रहा हूँ। 10 मिनट बाद बाइरुयू को कंपनी के वित्त विभाग से एक कॉल आया जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि 500 मिलियन युआन का एक बड़ा बैंक ट्रांसफ़र अभी अभी प्राप्त हुआ है। किन लैंग ने कुछ बुदबुदाते हुए फ़ोन काट दिया और वह दहशत से उसे घूरने लगी। ये कैसे संभव है? 50 करोड़ युआन का ट्रांसफ़र सिर्फ 10 मिनट में आ गया। भले ही यह निजी खाते से ट्रांसफ़र हुआ हो, बैंक को उससे पूरी तरह पूछताछ करनी चाहिए थी। आखिरकार इतनी बड़ी रकम अचानक गायब हो जाए तो कोई भी कंपनी घबरा जाएगी। किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए वे जानकारी की बार बार पुष्टि करेंगे और यहाँ तक कि प्रबंधक स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से कंपनी का दौरा करेगा। किन लैंग ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी माँ की कंपनी एक वाणिज्यिक बैंक के मुख्यालय के ठीक बगल में है। मेरी चाची वहाँ उपाध्यक्ष हैं। बस उन्हें दस्तावेज पर मुहर लगाकर स्थानांतरण की पुष्टि करनी है। मैं, बाइरुयू ने अपना मुंह खोला, हिचकिचाए और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपने शब्दों को रोक लिया। तो जो चीज़ें उसे असंभव लगती थीं, उन्हें किन लैंग ने सिर्फ एक फ़ोन कॉल से पूरा कर दिया। मैंने सुना है कि आप यानजिंग किन परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। उसने दाव से पूछा। किन लैंग ने सिर हिलाया। हाँ, क्या बात है? बाइरुयू ने संदेह भरी निगाहों से दाव से पूछा। यानजिंग किन परिवार अपने पिता के आधिकारिक करियर को छोड़ दे तो आप अपनी माँ की तरफ से इकलौती वारिस हैं। आप तियानहाई शहर में क्या कर रही हैं? क्या ये शानदार नहीं होगा कि आप यंजिंग में एक शीर्ष श्रेणी के दूसरी पीढ़ी के उद्योगपति हों, जीवन के सभी सुखों का आनंद लें और फिर किन परिवार के व्यापारिक साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने? किन लैंग ने आंखें घुमाते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हें लगता है कि एक धनी परिवार की विरासत पाना इतना आसान है? यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मुझे छोड़ो, खुद को ही देख लो, बाई परिवार के साथ तुम्हारा क्या हाल है? दुखती नस पर चोट लगने से बाइरुयू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पास चुपचाप सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम अलग हो, तुम वैध पुत्र हो। ये बहुत मुश्किल है। किन परिवार में भी नाजायज़ बच्चे हैं और वे तुमसे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। बात वो नहीं है। किन लैंग ने सिर हिलाया। असल समस्या ये है कि आपको पता नहीं कि दाव के लिए यंजिंग में रहना कितना मुश्किल है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और चाहे मेरे दादाजी हों, पिताजी हों या माताजी, सब मुझे बागडोर संभालने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं यंजिंग में ही रहा तो सुबह से शाम तक मेरा पूरा दिन व्यस्त रहेगा। अगर वह कुछ वर्षों तक आराम से भी खेलता रहे तो भी भविष्य में उसे जनरल रेटिंग मिलना लगभग तय है। भले ही वह कुछ वर्षों के लिए किसी छोटे से काउंटी में ही काम करे, लेकिन 40 वर्ष की आयु से पहले वह निश्चित रूप से किसी प्रांत में उच्च पदस्थ अधिकारी बन जाएगा। अगर आप उस कंपनी में नौकरी करने भी जाते हैं तो आप तुरंत ही सैकड़ों अरबों या उससे भी अधिक मूल्य के शेयरों वाली एक विशाल कंपनी का कार्यभार संभाल सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? काम तो जीवनयापन के लिए होता है। अगर मैं सारा दिन काम में व्यस्त रहूं और अपनी स्वतंत्रता खो दूं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैंने जीवन का अर्थ खो दिया है? बाइरुयू की पलकें बेतहाशा फड़कने लगीं। किन लैंग के गंभीर स्वर में गाए गए वर्साई के संगीत को सुनकर उसे अपनी पेटेंट लेदर की ऊंची हील उतारकर उसके मुंह में ठूंसने की तीव्र इच्छा हुई ताकि वह चुप हो जाए। किसी कारणवश जब दाव ने वे आखिरी 2 वाक्य सुने तो उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान के बावजूद उसे वास्तव में उससे थोड़ी सहमति का एहसास हुआ। फुफकार। बाइरुयू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह पीछे हट गई और तुरंत बीच में ही बोल पड़ी, एक और फ़ोन करो और 100 या 80 अरब और मांगो। तुम्हें पता है, जितना ज़्यादा निवेश करोगे उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से पैसा कमा सकते हो, दाव। काश मुझे पहले ही पता होता कि दाव इतना आज्ञाकारी पुत्र था, अपने माता पिता के प्रति इतना समर्पित था।
मैं सीधे 500 मिलियन की मांग नहीं करता। किन लैंग ने दाओ को सीधे मना कर दिया, यह असंभव है। इतनी आसानी से पैसा कैसे मिल सकता है? जेब खर्च के लिए भी 2-3 महीने लगेंगे, है ना? फिलहाल तो ये रकम 500 मिलियन है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि तुमने पूछा है, मैं तुम्हारे लिए पैसे जुटाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। आप जो चाहें करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपको ये जानना चाहिए कि हर सफल महिला के पीछे एक ऐसा पुरुष होता है जो उससे प्यार करता है और उसकी कदर करता है। अंत में मुझे बस इतना कहना है, मेरे सामने इतना आवेगपूर्ण व्यवहार मत करो। दूसरों को आवेगपूर्ण व्यवहार करते देखकर मैं भी आवेगपूर्ण हो जाता हूँ। चरमराहट। किन लैंग ने अपना हाथ अपने बगल में रखी छोटी अलमारी पर रखा, उसे थोड़ा सा खोला, जिससे अंदर एक बनी गल का पहनावा दिखाई दिया। किन लैंग की बातें सुनकर बाई रुयू के मन में एक सुखद अनुभूति हुई। हालांकि छोटी सी अलमारी के अंदर रंग की एक झलक देखते ही वह तुरंत चौंक गया, जल्दी से उठा और बिना कुछ कहे भाग गया। दिन का उजाला था और उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे। अगर किन लैंग ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो फिर मुझे दिन भर आराम करना पड़ेगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बाई रुयू की मनमोहक आकृति को पीछे से देखते हुए किन लैंग केवल मन ही मना भर सका। जैसे ही वह बाई शियाओयुन से कुछ ब्याज लेने जाने वाला था, उसका फोन फिर बज उठा। फोन करने वाली कियू जियोर ने कॉल कनेक्ट होते ही दाओ से पूछा, किन लैंग, मुझे दाओ स्कॉर्पियन के बारे में जानकारी चाहिए। मुझे बताओ, बाई शियाओचुन पागल हो गया है और उसने इनाम की राशि 1 अरब तक बढ़ा दी है। अगर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी स्कॉर्पियन को ढूंढने में मदद कर सकती है तो तुरंत पैसे भेज दो। मैं तुम्हारे साथ 90/10 के अनुपात में पैसे बांट लूंगी। किन लैंग ने मन ही मन उपहास किया। उसके अधीनस्थ बाई शियाओचुन के मामलों पर बारीकी से नजर रख रहे थे और स्वाभाविक रूप से उनसे भलीभांति परिचित थे। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी और पुलिस इतने लंबे समय से बिना किसी सुराग के खोजबीन कर रहे हैं। ये किसकी गलती है? ये सब उस बिच्छू की चालाकी की वजह से हुआ। वह एक छोटे से गांव के पहाड़ों में छिपा हुआ था। अगर किन लैंग ने लोगों को भूसे के ढेर में छिपकर बारी बारी से उस पर नजर रखने और निगरानी करने के लिए न भेजा होता तो कौन सोच सकता था कि बिच्छू पहाड़ों में रहने की योजना बना रहा था। कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद उन्होंने कहा, मुझे ये लाभ साझाकरण अनुपात पसंद नहीं है। कियू जियोर ने आश्चर्य से कहा, 9-1 काफ़ी नहीं है। बाई शियाओचुन ने यह भारी भरकम कीमत सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के पास बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई निजी जासूस होता तो शायद उसे इस इनाम का आधा भी नहीं मिलता। किन लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि यह बहुत कम है, बल्कि अनुपात ठीक नहीं है। 90/10 का विभाजन 91 के श्री किन, यहाँ किसका जिक्र किया जा रहा है? मुझे बस 500 मिलियन दे दीजिए, मैं इसे दाकिन तियानशिया इन्वेस्टमेंट फर्म के कॉर्पोरेट खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। किन लैंग ने शांत भाव से जवाब दिया, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार कियू जियोर खलनायकी के बिंदुओं के आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। अभी अभी गई बाई रुयू के बारे में सोचते हुए किन लैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बाई रुयू ने बाई जियाओचुन से कुछ पैसे मांगे, लेकिन बाई जियाओचुन ने इनकार कर दिया। लेकिन अब सूचना बेचकर वह उस पैसे को वापस अपने हाथों में लाने में कामयाब हो गया है। जब समय आएगा तो इसे बाई रुयू को देने से निश्चित रूप से उस पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ेगा। क्या ये ससुर के सस्ते पैसों का इस्तेमाल करके बेटी का दिल जीतने की वही मशहूर तरकीब है? इनाम शिकारी के रूप में जाने जाने के बाद उन्हें एक और उपाधि मिली, किन फांक्शन का आगजनी करने वाला लैंग। कियू जियोर की पूछताछ के तहत किन लैंग ने बिच्छू के ठिकाने का खुलासा किया और जूनजी को यह भी निर्देश दिया कि निगरानी कर्मियों को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा जाए ताकि कोई सुराग न छूटे। फोन रखने से पहले कियू जियोर कॉल के असली उद्देश्य को नहीं भूली और एक घोषणा की तरह लहजे में बोली, आज रात क्वीन बार में मेरे माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर उसने किन लैंग के मना करने से पहले ही फोन काट दिया। फोन कान से लगाए अपनी कुर्सी पर बैठे किन लैंग को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। क्या आप कियू लॉन्ग से मिलने जा रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि पूरी कहानी को आगे बढ़ा दिया गया है? क्या इसका मतलब यह है कि लिन यूचू भी आज रात क्वीन बार में होंगी? गहन विचार विमर्श के बाद पता चला कि यह एक अच्छी बात है। उसने पहले ही स्कॉर्पियन के ठिकाने का खुलासा कर दिया है। जल्द ही बाई शियाओचुन को यह झूठी जानकारी मिलेगी कि ये फैंग ने उसके बेटे की हत्या की है। दोनों के बीच निश्चित रूप से जानलेवा लड़ाई होगी और इस समय वह ये फैंग का शिकार करने के इस उत्तम अवसर को किसी भी कीमत पर नहीं गंवा सकता। अगर पूरी कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जाता तो कौन जाने क्या होता। ये फैंग की मौत के बाद क्या डॉटर ऑफ डेस्टिनी खलनायक के रूप में अपनी भूमिका निभाती रहेगी? अगर और कुछ नहीं बचा तो क्या हमें हर बार नुकसान नहीं होगा? क्या उसे अभी भी इस तरह का घाटे वाला कारोबार करने में आनंद आ सकता है? ... उस रात क्वीन बार विलासिता और अयाशी का अड्डा बन गया था।
डांस फ्लोर पर पसीने से तरबतर महिलाएं लज्जित ढंग से झूम रही थीं, उनके छोटे छोटे कपड़े पहले ही अपनी मूल स्थिति से खिसक चुके थे। पुरुष भेड़ियों की तरह झुंड बनाकर उसकी ओर उमड़ पड़े, उसके चारों ओर घेरा बना लिया, हाथ सिर के ऊपर उठाए, नितंबों को हिलाते हुए, सिर को लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे बाएं दाएं झटकते हुए। इस शोरगुल भरे माहौल में लिन यूचू एक बूथ में सिर झुकाए भारी मन से अपनी शराब पी रहा था और बेहद दुखी और उदास महसूस कर रहा था। मैंने मू युयान को फ़ोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अगर आप सीधे उनके दरवाजे पर जाएंगे तो वे आपसे मिलने से इनकार कर देंगे। ऐसा लगा मानो वे दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे थे। उसका दिल दर्द से तड़प रहा था, मानो उसने कुछ अनमोल खो दिया हो। हताशा और उदासी से व्याकुल होकर वह अकेले शराब पीने के लिए इस शोरगुल भरी जगह पर आई थी। ऐसा लगता है कि केवल इसी तरह से कोई अपने दिल की भावनाओं को दबा सकता है। मुझे वांट मिल्क की एक बोतल दे दो। लिन यूचू के बगल वाले बूथ से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर घुमाया और एक जाना पहचाना चेहरा देखा। दाओ चौंक गई। तुम हो, यहाँ क्या कर रही हो? किन लैंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। बारटेंडर से वांट शराब की एक बोतल ली, ढक्कन खोला और एक ही घूंट में पी गया। वह कुछ क्षणों तक मुस्कुराते हुए बारटेंडर को देखता रहा, जब तक कि बारटेंडर ने अपना सिर नीचे नहीं कर लिया, लेकिन बारटेंडर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? किन लैंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, कुछ अफसोस महसूस हो रहा था। उसने वांट मिल्क टी का ऑर्डर दिया। अगर यह सन ऑफ डेस्टिनी होता तो उसका जमकर मजाक उड़ाया जाता। फिर सन ऑफ डेस्टिनी ने एक ब्लैक बैंक वीआईपी कार्ड निकाला, उसे वहीं स्वाइप किया और वांट मिल्क के 100,000 कैन खरीदे, जिसे उसने फिर बारटेंडर से खुद ही खुलवाया। अपनी प्रतिभा दिखाने का कितना शानदार मौका था, लेकिन बारटेंडर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। खलनायक, दिखावा करना इतना मुश्किल क्यों है? लिन यूचू, दाओ किन लैंग से अनभिज्ञ थी, उसका दिल दुख से भारी था। उसने हठपूर्वक दाओ से कहा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? किन लैंग ने आंखें घुमाईं और व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम लगातार क्यों बकवास कर रहे हो? क्या तुमने नागरिक संहिता याद कर ली है और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? आप। लिन यूचू गुस्से से उबल रही थी, लेकिन एक ही वाक्य ने उसे चुप करा दिया। अगर तुम इतनी काबिल हो तो मुझसे बात मत करो। किन लैंग ने पहल की और पहली बार अपने मुंह की ओर जिप की तरह इशारा किया। दोनों चुप हो गए। कुछ ही देर बाद काले सूट पहने पुरुषों के एक समूह ने एक बड़े सिर वाले, खतरनाक दिखने वाले व्यक्ति को साथ लाया और बूथ के सामने लिन यूचू को घेर लिया। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? ये देखकर लिन यूचू चौंक गया और काफी हद तक होश में आ गया। दाओ, जो पहली नज़र में ही स्पष्ट रूप से मुखिया लग रहा था, ठंडे चेहरे से, लिन यूचू, यंजिंग के लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है ना? तियानहाई शहर में बूढ़े मास्टर लिन द्वारा छोड़ा गया खजाना अभी तक नहीं मिला है ना? मुझे उसका अनुमानित स्थान और कोई अन्य विशिष्ट जानकारी बताए। लिन यूचू घबराई हुई लग रही थी। कौन सा खजाना? मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह, दाओ के बारे में नहीं जानते? बड़े सिर ने ताना मारा। चूंकि मिस लिंदा यंग बताने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं आपसे साथ चलने के लिए ही कह सकता हूँ। जब तक हमें खजाना नहीं मिल जाता, तब तक आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। लिन यूचू मूल रूप से तियानहाई शहर की रहने वाली थी और अराजकता के दौर में एक कुख्यात बूढ़ी महिला चोर की बेटी थी। उसने सोने और चांदी का अथाह खजाना जमा किया, जिसे उसने बाद में युद्ध के कारण अस्थायी रूप से छिपा दिया। बाद में भागने के दौरान लिन परिवार के बूढ़े मुखिया को तोप के गोले से निकली एक आवारा गोली लग गई। जब मेरे परिवार ने घावों को साफ करने में मदद की तो उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और पाया कि सुनामी के निशान बमों से उड़ा दिए गए थे। उसकी मौके पर ही मौत हो गई और तब से खजाने का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि बाहरी दुनिया, विशेषकर कुछ लोगों के वंशजों ने अपने बड़ों से सुना था कि ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि लिन परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशज दाओ के विशाल खजाने के ठिकाने के बारे में जानते थे, लेकिन राशि बहुत अधिक होने के कारण उन्होंने इसे हथियाने की हिम्मत नहीं की और यह आज भी उसी स्थान पर दबा हुआ है। दाटू, जिसका असली नाम झेंगहू है, उस समय लिन परिवार के पुराने स्वामी के परिचारकों में से एक का वंशज है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस खबर के बारे में पता है। पहले लिन परिवार के सभी सदस्य यंजिंग में रहते थे। अगर उसे 10 गुना हिम्मत भी दे दी जाए तो भी वह यंजिंग जैसी जगह पर जाकर हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब लिन यूचू तियानहाई शहर आया है और इत्तेफाक से अकेले शराब पी रहा है। भला वह इतना अच्छा मौका कैसे गंवा सकता है? इन्हें ले जाओ। झेंगहू ने बात की, अपना हाथ हिलाया और उसके आदेश के तहत गुंडों का एक समूह आगे बढ़ गया। लिन यूचू बेहद डरी हुई थी। वह घर पर तो बहादुर थी और किन लैंग के सामने बहादुरी दिखा सकती थी, लेकिन इन खूंखार दिखने वाले लोगों के सामने वह तुरंत सहम गई। उदास चेहरे से उसने बगल में खड़े किन लैंग की ओर देखा और दाओ से विनती करते हुए कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे सच में नहीं पता कि दाओ कोई खजाना क्यों।
उसने इस रहस्य के बारे में सुना था, लेकिन खजाने के ठिकाने के बारे में न केवल उसे बल्कि उसके पिता और यहाँ तक कि उसके दादा को भी पता नहीं था, जिन्होंने उस समय इसका अनुभव किया था वे तो बस शिशु थे। अंदर छिपे रहस्यों को कौन जान सकता है। मूल रचना में ये कथानक बिंदु पहले से ही एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था और अंत अज्ञात था। गौ के लेखक ने खजाने से संबंधित इस रहस्य को सुलझाया नहीं है। भले ही किन लैंग को अपने दिल में पता था कि लिन यूचू सच कह रही है, लेकिन मुख्य बात यह थी कि बड़े बॉस नहीं झेंग हू ने इस पर विश्वास नहीं किया। कुछ गुंडे पहले ही हरकत में आ चुके थे और लोगों का एक समूह चारों ओर दीवार की तरह खड़ा था, किसी को भी पास आने या वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकालने से रोक रहा था। ये स्पष्ट था कि ये लोग दाओ जनजाति के थे और वे सारी चालें अच्छी तरह जानते थे। मैं गलत थी, मुझे पता है मैं गलत थी, किन लांग मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। लिन यूचू ने बेहद आहत होकर कड़वे चेहरे से कहा, अगर मुझे पता होता तो दाओ आज रात अकेले बाहर नहीं आती। वो अपने साथ बॉडीगार्ड भी नहीं लाए। क्या वो मुझ जैसी कमज़ोर बुद्धिमान महिला से लड़ने के लिए किसी ताकतवर आदमी के जोश भरे मुक्के का इस्तेमाल करेगी। किन लैंग ने दूसरी बार अपने मुंह की ओर जिप की तरह इशारा किया, फिर चुप हो गया। लिन यूचू फूट फूट कर रोने लगी और खुद को जोर जोर से कोसते हुए बोली, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कृपया बस मुझसे एक शब्द कह दो। किन लैंग ने वॉन्ट का दूध हाथ में लिया, एक छोटा सा घूंट पिया और धीरे से कहा, मुझे पापा कहो, पापा तुम्हें बचा लेंगे। पर दादाजी, लिन यूचू ने अचानक पुकारा, मानो ये बात संदर्भ से परे लग रही हो। उसके दिल में, चूंकि उसके परदादा पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए उनका नाम पुकारना उन्हें याद करने का एक तरीका मात्र था। पिताजी अभी जीवित हैं, इसलिए आप उन्हें यूं ही नहीं बुला सकते। क्या यह उनकी माँ का अपमान नहीं होगा? लेकिन परदादा की इस पुकार ने किन लैंग के पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी और उसने जमीन की ओर देखा। घास, आपके परदादा का घर बम से उड़ा दिया गया था। आप यहाँ किसे गाली दे रहे हैं? तुम लोग मजे करो, आज रात खूब आनंद लो, मैं अब जा रहा हूँ। किन लैंग ने झेंग हू और उसके साथियों को हाथ हिलाकर विदा किया, खड़ा हुआ और यहाँ तक कि वांगजाई की भी शराब पीने की इच्छा खत्म हो गई, वह मुड़कर चला गया। ये देखकर लिन यूचू घबरा गई। अंततः उसका आंतरिक दृढ़ संकल्प झेंग हू और अन्य लोगों के प्रति उसके भय पर काबू नहीं पा सका। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुला और कांपती हुई, रूह कंपा देने वाली आवाज निकली, पापा, पापा। किन लैंग ने उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ना जारी रखा। मेरे पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, पापा, 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 जल्दी करो, जल्दी करो, मेरी सहायता करो। किन लैंग धीरे से मुड़ा और रास्ते में खड़े एक गुंडे दाव की ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे इज्जत दो और उसे अभी जाने दो। तू हरामखोर। गुंडे ने अपना मुंह खोला, गाली देने ही वाला था, लेकिन झेंग हू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वह कोई साधारण गुंडा नहीं है, वह एक शातिर गैंगस्टर है जो तियानहाई शहर में अपने शुरुआती दिनों में कियू लॉन के बराबर एक ताकतवर शख्सियत था। अपने शुरुआती वर्षों में एक युद्ध में असफल होने के बाद उसने अपना करियर बनाने के लिए पड़ोसी शहर का रुख किया। अब उसका टाइगर गेट ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से कम शक्तिशाली नहीं है। इसके अलावा झेंग हू ने वर्षों से तियानहाई शहर के क्षेत्र के लिए अपनी लालसा को कभी नहीं छोड़ा है। वह समझ गया था कि किन लैंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह घमंडी भी नहीं था। इसके बजाय वह हंसा और बोला, तुम मुझसे अपनी इज्जत बचाने की उम्मीद करते हो? कम से कम थोड़ी ईमानदारी तो दिखाओ, है ना? किन लैंग ने एक पल हिचकिचाने के बाद कहा, क्या मैं तुमसे शर्त लगाऊं? अगर तुम जीतते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हो और उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हें खजाने के बारे में एक रहस्य भी बताऊंगा। अगर तुम हारते हो तो मैं उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है। झेंग हू को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि यह आदमी खजाने के बारे में किस रहस्य की बात कर रहा है। इसके अलावा जुए के जरिए अपनी दौलत कमाने वाला एक बड़ा व्यवसायी सट्टेबाजी से कैसे डर सकता है? इसे बस एक खेल की तरह लें, थोड़ा मज़ा करना अच्छी बात है। आप लोग पहले ऊपर जाए, एक निजी कमरा ले लीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। झेंग हू को कोई संदेह नहीं था। किन लैंग के स्वभाव को देखकर ही वह समझ गया था कि दाव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को साथ लिया और लिन यूचू को दूसरी मंजिल पर ले गया। लिन यूचू भीड़ में खड़ी थी, उसका चेहरा दुख से विकृत था और वह दयनीय स्वर में रोते हुए बोली, मैं उनके साथ ऊपर नहीं जाना चाहती। किन लैंग मुड़ा और उसकी निगाहें थोड़ी और गंभीर हो गईं। लिन यूचू ने मुंह बनाकर कहा, पापा। किन लैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, प्यारी बच्ची, पापा व्यस्त हैं। मैं थोड़ी देर में ऊपर जाकर तुम्हें बचा लूंगा। जब वह सबके सामने बोल रहा था, तभी वह वापस बूथ पर गया और बारटेंडर से बोला, एक और बोतल वॉन्ट। उसे अपने पेय पदार्थों की भरपाई करनी होगी, उसे और अधिक सप्लीमेंट लेने होंगे। ... दूसरी ओर एक लंबी लिंकन सेडान में कियू परिवार के 3 सदस्य पीछे की चमड़े की सीटों पर बैठे थे।
कियू लॉन बेहद गुस्से में दिख रहा था, मानो किसी ने उस पर लाखों डॉलर का कर्ज डाल रखा हो। कितना बड़ा घमंड है! क्या उसे सच में लगता है कि सिर्फ किन परिवार का सदस्य वह मुझे धमका सकता है? भले ही मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी किन परिवार के बराबर न हो, फिर भी वह मेरे कियू लॉन का दामाद होगा। क्या आप अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या आप मुझसे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद करते हैं? जब हम बाद में मिलेंगे तो मैं उससे ठीक से पूछूंगा कि उसे ऐसा व्यक्ति बनना किसने सिखाया। बोलते हुए उसने अपनी बेटी को फिर से घूरते हुए कहा, यही वो आदमी है जिसे तुमने ढूंढा है। अगर बाद में मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो यह मेरे दुश्मन के घर में यूं ही नहीं घुस जाएगा, बल्कि तुम दोनों का रिश्ता तोड़ देगा। तुम अपनी ब्लाइंड डेट पर वापस जाओ और तमीज से पेश आओ। ये किस तरह का किन परिवार है? हद हो गई। मैंने, कियू लॉन्ग ने, पहले कभी ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं किया। बस देखते रहो, मैं उस किनलैंग के बच्चे को सबक सिखाता हूँ। फोंग चुन्या ने झुंझलाहट से आंखें घुमाईं। अगर मेरी बेटी उसे पसंद करती है तो मैं मान जाऊंगी। तुम्हें क्या पता, बूढ़े। किन परिवार एक बड़ा और शक्तिशाली परिवार है, इसलिए उनका थोड़ा नखरा होना स्वाभाविक है। क्या तुम अपनी बेटी की तरफ देखते भी नहीं? क्या वह उनके लायक है? मेरी बेटी में क्या खराबी है? कियू लॉन्ग ने गुस्से से कहा, भले ही मेरी बेटी कोई खास न हो, लेकिन एक पिता के रूप में मेरी मेहनत का भी तो कुछ सम्मान होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मेरे लिए, एक ससुर के रूप में, अपने दामाद के घर इस तरह आना, चीन के 5000 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। तुम जितना ज्यादा ऐसा कहोगे, मुझे उतना ही गुस्सा आएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे उस बच्चे को बाद में सबक सिखाना ही होगा। कियू जियुए सामने बैठी अपने माता पिता को देख रही थी, हाथ बांधे हुए, मानो कुछ सुन ही न रही हो। उन्हें अब भी नहीं पता कि दाओ शे को यकीन नहीं था कि किनलैंग ने तय समय पर मुलाकात की थी या नहीं। किनलैंग को अपने घर आमंत्रित करने की बात हो रही है। इसकी संभावना तो और भी कम है। कियू जियूर और किनलैंग के बीच हुए 12 गहन संवादों पर आधारित तीसरी मंजिल पर लगे बड़े एक तरफा कांच के पैनल की बदौलत ये कभी पबजी मोबाइल के लिए युद्ध का मैदान हुआ करता था। इसकी बहुत थोड़ी सी संभावना हो सकती है, लेकिन अन्य जगहों पर तो मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। 12 मिनट बाद विस्तारित लिंकन कार क्वीन बार के सामने आकर रुकी और प्रतिद्वंद्वी परिवार के तीनों सदस्य बाहर निकले। सभी के चेहरों पर ठंडे भाव थे। प्रवेश द्वार पर मौजूद 8 स्वागतकर्ताओं में से एक KKQQ ने झुककर अभिवादन किया, नमस्कार अध्यक्ष महोदय। जब तीनों बार में दाखिल हुए और किनलैंग को एक बूथ में बैठकर वॉन्ट मिल्क के 2 कैन पीते देखा तो उनकी नजरें मिलीं। किनलैंग उठे नहीं, उन्होंने बस दरवाजे की ओर हाथ हिलाया और कहा, इधर आओ। ब्रश। कियू लॉन्ग का चेहरा पल भर में ठंडेपन से काले रंग में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे ग्रामीण इलाकों में दशकों से इस्तेमाल किए गए किसी बर्तन का काला पड़ा हुआ निचला हिस्सा। बेहद शर्मनाक। ये तो सरासर शर्मनाक है। क्या ऐसे दामाद भी हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और जिनका परिवार में विवाह नहीं हुआ है? ससुर जी अपनी पहल पर आए, लेकिन दामाद अभी भी वहीं बैठे थे और जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखा रहे थे। कियू लॉन्ग की किनलैंग के बारे में बेहद खराब थी। वह सचमुच एक बिगड़े हुए बच्चे के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। वे तीनों कुछ बोलने से पहले ही आगे बढ़ गए। इसके बाद जूनजी चलकर किनलैंग के पास गई, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर बिना कुछ कहे आज्ञाकारी भाव से उसके पीछे खड़ी हो गई। फोंग चुन्या और उनकी बेटी कियू जियोर ने एक साथ कियू लॉन्ग की ओर देखा। अभी अभी लिंकन में कियू लॉन्ग बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब जब कियू लॉन्ग उनके ठीक सामने था तो माँ और बेटी ये देखना चाहती थीं कि वह कैसे क्रोधित होगा। कियू लॉन्ग बोलने ही वाला था, लेकिन दूसरा शब्द बोलने से पहले ही उसे रोक दिया गया। अंकल कियू, आंटी फोंग, कियू जियोर, मुझे बहुत खेद है। आपके आने से पहले मुझे थोड़ी परेशानी हो गई थी और मुझे ऊपर जाकर उसे निपटाना है। आप मेरे साथ क्यों नहीं आते? काम खत्म होने के बाद मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूंगी। तीनों के जवाब का इंतजार किए बिना किनलैंग जूनजी को ऊपर ले गया। आप अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। जैसे कि बाई शियाओचुन, एक बूढ़ा चांदी के सिक्कों का व्यापारी, अगर आप उसके साथ विनम्रता से पेश आते हैं तो वह भी बनावटी विनम्रता से जवाब देगा। लेकिन कियू लॉन्ग जैसा व्यक्ति ठीक नहीं रहेगा। कियू लॉन्ग दयालुता का फायदा उठाने वाला व्यक्ति है। अगर आप उसके साथ ग्राहक जैसा व्यवहार करेंगे तो वह भी आपके साथ असली ग्राहक जैसा ही बर्ताव करेगा। किनलैंग को बस इतना करना था कि जब वे दोनों मिले तो कियू लॉन्ग को थोड़ा खास उपहार दे। काफी सोच विचार के बाद कियू लॉन्ग उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर स्थित निजी कमरे में चली गई। वह देखना चाहता था कि यह बिगड़ा हुआ बच्चा क्या क्या शरारतें कर रहा है। लेकिन अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने झेंग हू को देखा। चो हेदान, झेंग दातो, दोनों ने एक साथ एक दूसरे के उपनाम पुकारे। सच कहें तो हालांकि कियू लॉन्ग देखने में भयंकर और खतरनाक लगता है, लेकिन उसका उपनाम काला अंडा वास्तव में उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। जहां तक झेंग हू की बात है,
ये कहने की जरूरत नहीं है कि किन लैंग ने पहली नज़र में ही देख लिया था कि उसका सिर एक औसत व्यक्ति के सिर से बड़ा था। क्या आपको यहाँ आमंत्रित किया गया था? झेंग हू ने गुस्से भरे भाव से कियू लॉन्ग को घूर कर देखा। कियू लॉन्ग भी एक समझदार व्यक्ति था। उसने अपने बगल में खड़े किन लैंग की ओर एक नज़र डाली, कुछ नहीं कहा और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। जिसकी भी आंखें हैं, उसे यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि झेंग हू और किन लैंग के बीच आपस में बनती नहीं है। वह उन दोनों को नापसंद करता था, खासकर झेंग हू को। हालांकि वह पास के शहर में रहता था, लेकिन उसने हाल ही में तियानहाई शहर में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। अगर पिछली बार उसकी बेटी को इसका पता न चलता तो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के उन गद्दारों ने सचमुच हंगामा खड़ा कर दिया होता। झेंग हू और किन लैंग को लड़ते देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। अगर झेंग हू को दबा दिया जाए तो वास्तव में उसे ही फायदा होगा। कियू लॉन्ग की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना किन लैंग मुस्कुराया। मन जितना शांत होगा उतना ही अच्छा होगा। दाओ ने बेपरवाही से कहा, चलो शर्त लगाना शुरू करते हैं। ये मेरे बुलाए हुए सहायक नहीं हैं, ये तो बस हालात का जायजा लेने आए हैं। किन लैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसके खिलाफ शर्त लगा रहे हो? वह तो जुए की दुनिया के 36 नायकों में से एक है। ये सुनकर कियू जियोर चौंक गई। हो सकता है कि अन्य लोग दाओ को न जानते हों, लेकिन क्या ये संभव है कि खुफिया जानकारी का सौदागर किन लैंग भी दाओ को न जानता हो? झेंग हू एक कुख्यात जुआरी है। पृथ्वी पर जुए की दुनिया में 4 शीर्ष स्तर हैं: भगवान, राजा, 36 नायक और 72,000। झेंग हू उन 36 नायकों में से एक है। इसका क्या मतलब है? पूरी दुनिया में जुए की दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में सिर्फ 111 ही हैं, और झेंग हू उनमें से भी ऊपरी मध्यम श्रेणी में आते हैं। वाकई वह एक असाधारण शख्सियत हैं। उस समय झेंग हू ने अकेले ही हांगकांग में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जीते थे, लेकिन बाद में एक धोखे से भरे भोज के बाद वह केवल 20 मिलियन डॉलर ही वापस ला पाए। इसी वजह से झेंग हू ने लौटने के बाद ताओबाओ पर काम करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर उसे और अधिक पैसा जीतना है तो उसे पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होगी। उस समय 36 नायकों द्वारा मिली प्रसिद्धि और 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात तो दूर, अगर ऐसा न होता तो उनकी जान वापस लाना भी एक बड़ी समस्या होती। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कुछ पुरानी छवियां अभी भी याद रहेंगी। कियू हेदान, लगता है तुमने अपनी बेटी से मेरा जिक्र करना बंद ही नहीं किया है ना? झेंग हू दिल खोलकर हंसा। कियू लॉन्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चुप रहा। उसे लगा कि कियान ने उसे मात दे दी है। हालांकि जब जुए के कौशल की बात आती है तो 100 लोग भी झेंग हू का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम बर्बाद हो रहे हैं। कोने में फंसी लिन यूचू की आंखें कियू जियुए के वर्णन को सुनकर लाल हो गईं। उसने पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी। हालांकि वह जुआ नहीं खेलती, लेकिन उसका चचेरा भाई जुआरी है। अतीत में वह हमेशा उससे डींगे मारता था कि जुए की दुनिया के सबसे शक्तिशाली 111 लोग हांगकांग के बड़े बड़े कैसीनो के मालिकों में से एक हो सकते हैं, जिनकी पूंजी 72,000 है। 36 नायकों की तो बात ही छोड़िए। वह चला गया। उसने सचमुच सब कुछ खो दिया है और उसे इसका बहुत अफसोस है। क्या अब भी जुआ खेलना चाहते हो? झेंग हू ने हल्की हंसी के साथ किन लैंग से पूछा। किन लैंग इस सवाल से पूरी तरह से हैरान रह गया। जुए में क्यों नहीं? मैं सिर्फ इसलिए अपने वादे से मुकर नहीं सकता क्योंकि तुम जुए में अच्छे हो, है ना? इसके अलावा शर्त के अनुसार अगर मैं हार भी जाता हूं तो मुझे बस आपको एक रहस्य बताना होगा, मुझे नहीं ले जाया जाएगा। वह कितना चालाक है। ये सुनकर लिन यूचू को खून की उल्टी करने की तीव्र इच्छा हुई। दरअसल किन लैंग की नज़रों में उसका कोई दबदबा नहीं था। हा, कितना सीधा साधा इंसान है। झेंग हू हंसते हुए और इतराते हुए बोला, चूंकि तुमने इस तरह कहा है तो मुझे तुम्हें तंग करने के लिए दोष मत देना। महजों, डोमिनोज, पोकर, पासा, रूलेट, ऊंची या नीची भविष्यवाणी, जो चाहो खेल लो। बस तुम्हें खेलना आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। आप जैसे चाहें वैसे शर्त लगा सकते हैं। अगर यहाँ सन ऑफ डेस्टिनी होता तो उसका जमकर मजाक उड़ाया जाता, और फिर झेंग हू के प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार करने के बजाय वह नखरे दिखाता और झेंग हू को शर्त लगाने का तरीका चुनने के लिए मजबूर करता। अंततः उन्होंने अपने सबसे मजबूत क्षेत्र में ही उसे कुचल दिया। लेकिन किन लैंग कौन है? वह मुख्य खलनायक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जुआ खेलने के कौशल को खरीदने के लिए डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, और वे सस्ते नहीं होते। एक मामूली झेंग हू से निपटने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए? जब यह मुफ्त में मिल सकता है तो इतनी सारी परेशानी क्यों उठानी? किन लैंग ने हल्के से ताली बजाई और कहा, बॉस तो कमाल के हैं। उद्धरण चिन्ह। तो फिर मैं औपचारिकताएं नहीं निभाऊंगा। आज कुछ अलग करते हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। अनुमान लगाए 1 मिनट में आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। ब्रश। झेंग हू की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं और उसकी निगाहें किन लैंग की ओर जानलेवा इरादे से मुड़ गईं। उसने दांत भींचकर एक कमजोर सी मुस्कान बिखेरी। मैं, झेंग हू, ने अपने जीवन में अनगिनत तूफानों का सामना किया है।
मैंने तुमसे ज़्यादा नमक खाया है जितना तुमने चावल खाया है। मैंने अपना आधा जीवन जी लिया है। मैं इस पल कैसे नहीं जी सकता। बेशक मैं अभी भी जीवित हूँ। किन लैंग ने अपनी जीभ चटकाई, सिर हिलाया और अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। एक काली बंदूक की नली झेंग हू के सिर की ओर तनी हुई थी और धमाके के साथ उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। किन लैंग ने सफ़ेद धुआं उगल रही तोप की नली से हवा का एक झोंका फूंका और आह भरी। कितने अफसोस की बात है, 36 वीरों ने गलत दांव लगाया। अगर आप अपनी मौत के साथ जुआ खेल रहे हैं तो मैं वास्तव में आपको आत्महत्या करने से नहीं रोक सकता। झेंग हू के अंगरक्षक हक्का बक्का रह गए। उन्होंने किन लैंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने बॉस को मार डाला। किन लैंग ने ऊपर देखा और बोलने वाले अंगरक्षक की ओर अपनी बंदूक तान दी। पेंग, एक और सिर में गोली लगी, एक और मरा। किन लैंग ने धीरे से अपनी बंदूक का मुंह बाईं ओर घुमाया और नीचे खड़े उन गुंडों पर निशाना साधा जो उसे डांटने के लिए तैयार थे। बताओ, गोली किसने चलाई? और तुम्हारे बॉस को किसने मारा? हाँ, बदमाश के पैर कांप रहे थे। पेंग, तीसरी गोली चलने के साथ ही अपशब्द कहने के इरादे से आया वह बदमाश भी पीछे की ओर गिर पड़ा और सीधे अपनी पीठ के बल जा गिरा। चौथी गोली चली, पांचवीं गोली चली। जो लोग धीरे बोलते थे, गलत जवाब देते थे या हकलाते थे, उन सभी को गोली मार दी गई। इस समय किन लैंग अब वह विनम्र व्यक्ति नहीं रहा था जो वह पहले था। क्यूई का रूप स्पष्ट रूप से एक खूंखार शैतान जैसा लग रहा था। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद लगभग सहज ही किन लैंग ने अपनी बंदूक अगले व्यक्ति की ओर तान दी और पूछा, मुझे बताओ, गोली किसने चलाई? हाँ, यह मैं हूँ। कियू लॉन की आवाज़ कांप रही थी और उसके पैर थरथरा रहे थे। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बड़े बड़े अधिकारी भी किन लैंग के जबरदस्त हत्या के इरादे से काफ़ी भयभीत थे। वह जानता है कि दाओ जेंग हू किन लैंग का मुकाबला नहीं कर सकता और इसके बाद उसे निश्चित रूप से दबा दिया जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किन लैंग इस स्थिति में गोलीबारी करेगा और एक के बाद एक लगभग 5 लोगों को मार डालेगा। मैगजीन में शायद सिर्फ एक ही गोली बची थी। कियू लॉन चिंता से भर गया था। उसे डर था कि कहीं उसने खुद को आखिरी गोली न खिला दी हो। किन लैंग का रक्तप्रवेश धीरे धीरे शांत हुआ और उसने बंदूक हुजी को सौंप दी। क्यूई उसके पास गया और बोला, चाचा क्यूई, आप क्या कह रहे हैं? तुमने गोली कैसे चलाई? साफ तौर पर गोली मेरे अंगरक्षक ने चलाई थी। घबराओ मत, सब ठीक है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस एक दर्शक हूँ। बाद में लोग अभी जाएं, कुछ नहीं होगा। आखिरकार विशेष अभियान एजेंटों द्वारा विरोध करने वाले कुछ दूध पाउडर वितरकों को गोली मारकर मार डालना कोई बुरी बात नहीं है। यह एक अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी बात है, जिससे जनता को एक अभिशाप से मुक्ति मिल गई। हाँ, यह अच्छी बात है। कियू लॉन की पलकें 3 बार फड़कीं। मेरी नज़र के कोने से मुझे जमीन पर कई लाशें दिखाई दी और मेरा दिल मानो सीने से बाहर निकल आया। झेंग हू का दर्जा किसी भी तरह से उससे कम नहीं था, फिर भी पहली मुलाकात में ही उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। ये किन लैंग अपने तरीकों में निर्मम है। वह निश्चित रूप से वह बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है जिसे केवल खाना पीना और मौज मस्ती करना आता है जैसा कि अफवाहें हैं। हवा में खून की दुर्गंध फैली हुई थी और वातावरण भारी था। कियू जियूर और फोंग चुन्या ने कियू लॉन के साथ काफ़ी समय बिताया था और पहले भी खूनी दृश्य देखे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह और नाक को ढक लिया और कुछ कदम पीछे हट गईं। वे देखना नहीं चाहती थीं। और अपनी उग्र स्वभाव के लिए कुख्यात युवा मिस लिन यूचू मुसीबत में हैं। वह जमीन पर लेटा हुआ था, लगातार उल्टी कर रहा था, यहाँ तक कि बूथ में पी गई शराब भी बाहर निकाल रहा था। ये किसी भी हैंगओवर के इलाज से कहीं अधिक कारगर था। झेंग हू के सिर के टुकड़े अभी भी जमीन पर बिखरे हुए थे। जब गोली झेंग हू को लगी तो उसका मुंह खुला नहीं था और आंतरिक और बाहरी दबाव असंतुलित थे, इसलिए यह असंभव था कि उसके माथे में केवल एक छेद हो। सिर पर गोली लगना तरबूज के फटने जैसा होता है। हर जगह टुकड़े बिखरे पड़े थे, लाल और सफ़ेद, छोटे छोटे और बिखरे हुए। लड़कियों की तो बात ही छोड़िए, एक सामान्य वयस्क पुरुष भी ऐसी स्थिति को देखकर असहनीय महसूस करेगा। बीप 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 बीप। बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जूनजी आगे बढ़ी और बोली, युवक, आपको पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी किसी को तो इसे संभालना ही होगा। क्या आज रात आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है? बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बोलते बोलते उसने अपनी जेब से एक लाल पुस्तिका निकाली और झेंग हू के भयभीत अधीनस्थों को ठंडे लहजे में संबोधित करते हुए कहा, तुम सब अपने दिल में जानते हो कि तुम्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। अपने अपराधों के तथ्यों को ईमानदारी से बताओ। तुम्हें शायद कुछ ही वर्षों के लिए जेल हो, लेकिन अगर तुमने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए, तो चाहे तुम झूठे गवाह ही क्यों न हो, तुम 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहोगे। समझे? गुंडों ने एक दूसरे को देखा और बेतहाशा सिर हिलाया। वे किन लैंग की क्रूरता से पहले ही भयभीत हो चुके थे और उनमें बदला लेने की कोई इच्छा नहीं थी।
किन लैंग ने मानो कुछ हुआ ही ना हो तीनों दुश्मनों को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अंकल कियू, चलिए पहले यहाँ से चलते हैं। अगर पुलिस आ गई तो हमें सफाई देनी पड़ेगी, जो परेशानी का सबब होगा, और मेरी आपसे बातचीत में भी देरी होगी। ठीक है, मैं युवा स्वामी किन के निर्देशों का पालन करूंगा। कियू लॉन्ग ने सिर हिलाया। तीनों का परिवार किन लैंग के साथ क्वीन बार के पिछले दरवाजे से निकल गया। मूल योजना लिन यूचू को अपने साथ ले जाने की थी, लेकिन यह महिला इतनी डरी हुई थी कि वह बत्तख की तरह पैर फैलाकर बैठी रही और मेरे बार बार बुलाने पर भी हिलने से इनकार कर दिया। किन लैंग को अब इस सब में पड़ने की कोई परवाह नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उसे बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। जूनजी उस पर नजर रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वह कुछ भी गलत न बोले। उसे रिहा कर दिया जाएगा। कोई जल्दी नहीं थी। ... कुछ घंटों बाद ससुर और दामाद की मुलाकात समाप्त हो गई। नशे में धुत कियू लॉन्ग और फोंग चुन्या अपने ही एक होटल से निकले और एक लंबी लिंकन कार में बैठ गए। फोंग चुन्या ने झुंझलाहट से आंखें घुमाईं। तुमने कहा था कि तुम किन लॉन्ग को सबक सिखाओगे। कुछ ही शब्दों में तुमने शराब पीना शुरू कर दिया, और शराब पीना एक बात है, लेकिन आखिर में तुम किन लॉन्ग को अपना मुंहबोला भाई बनाना चाहते थे। तुम उसे अपना भाई मानना चाहते थे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? वह आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। क्या आप बड़े होने के नाते तमीज नहीं रखते? गुस्से में कुछ अपशब्द कहने के बाद फोंग चुन्या ने कियू लॉन्ग की ओर देखा, जो अपनी सीट पर आंखें आधी बंद करके बैठा था, और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए खुद से कुछ बुदबुदाए। गाड़ी के चले जाने के बाद ही नशे में धुत कियू लॉन्ग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा लाल था, लेकिन उसकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थीं। इसकी बात ही मत करो, मैं अभी अभी मरते मरते बचा। फोंग चुन्या ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम तो जिंदा और ठीक ठाक हो, है ना? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन झेंग हू भी तो हार चुका है। कियू लॉन्ग अब भी भयभीत है। किन लैंग ने अपना आखिरी निशाना मेरे सिर पर साधा था। मुझे शक है कि वह लड़का सचमुच मुझे मारना चाहता था। क्या तुमने नहीं देखा कि किन लैंग के आदमी भी अपने वरिष्ठों के लिए ही काम कर रहे हैं? उनके पास आधिकारिक लाइसेंस हैं। 5 लोगों को मारना और मुझे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो बेहद भयानक है। किसने कहा कि किन लैंग बिगड़ा हुआ बच्चा है? अगर सब बिगड़े हुए बच्चे होते तो क्या दुनिया में कोई ईमानदार इंसान बचता? उसने शुरू में किन लैंग को परेशान करने की योजना बनाई थी। आखिरकार वह उसका ससुर था। लेकिन जैसे ही वे मिले, बोलने का मौका मिलने से पहले ही किन लैंग ने ड्रैगन शेकिंग टाइगर वाला करतब दिखाया। इससे वह लगभग डर के मारे मर ही गया था। अगर सिर्फ किन लैंग ने ही झेंग हू को गोली मारकर हत्या की होती तो ठीक होता। कियू लॉन्ग बड़े दृश्यों का आदी था और इतना भयभीत नहीं होता। मुख्य बात यह है कि यह सब स्पष्ट रूप से किन लैंग द्वारा पहले से ही योजनाबद्ध था। उन्होंने न केवल झेंग हू को बिना किसी अपराध के सबूत छोड़े खत्म करने में कामयाबी हासिल की, बल्कि उनके अधीनस्थ होने के नाते उन्हें इस उपलब्धि का श्रेय भी दिया जा सकता है। एक लापरवाह और अहंकारी दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा डरावना नहीं होता। डरावना तो वह दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा होता है जिसके पास न केवल जबरदस्त पृष्ठभूमि हो बल्कि एक तेज दिमाग भी हो। कियू लॉन्ग को लगा कि ऐसे आदमी के साथ खेलने से उसे मारने के लिए 10 और जिंदगियां भी मिल जाएं तो भी काफ़ी नहीं होंगी। अब हम क्या करें? क्या हम पर नज़र रखी जा रही है? कियू जियोर का क्या हुआ? वह अभी भी होटल में है। वो तुम्हारी अपनी बेटी है। फोंग चुन्या घबरा गई। कियू लॉन्ग ने आह भरी, अगर कियू जियोर न होती तो मुझे डर है कि आज उस बंदूक की आखिरी गोली में ही होता। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं दाव कैसी होगी। किन लैंग और कियू जियोर का रिश्ता किस मुकाम पर है? क्या वे गंभीर रिश्ते में हैं या सिर्फ एक अस्थायी संबंध की तलाश में हैं? छोड़ो, बच्चों और नाती पोतों की अपनी अपनी जिंदगी होती है। कियू जियोर ने किन लैंग की तरफ से सब कुछ खुद ही संभाला, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है वह चीज़ों को अच्छे से संभाल पाएगी। फोंग चुन्या गुस्से से आग बबूला हो गई। कियू लॉन्ग, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम कभी इज्जतदार आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब अपनी बेटी की देखभाल करने की भी हिम्मत नहीं करते। क्या तुम सच में मर्द हो? तुम इतने काये कैसे हो सकते हो? अगर मुझे पता होता कि दाव ऐसा व्यवहार करेगा तो मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मुझे हर हाल में कियू जियोर के साथ रहना चाहिए था। मैं उसे उस भयानक किन लैंग का अकेले सामना नहीं करने दे सकती थी। कियू लॉन्ग ने अपना माथा पकड़ लिया और चुपचाप बैठा रहा। वह चुपचाप पीड़ा सह रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ किन लैंग ने कियू जियोर को डिलक्स स्टैंडर्ड रूम में प्रवेश दिलाने में भी मदद की। कियू जियोर का लाल चेहरा देखकर किन लैंग ने चिंता से कहा, कियू जियोर, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? लेट जाओ और मुझे तुम्हारा तापमान लेने दो। हिलना डुलना मत। शरीर का तापमान मापना एक नाजुक काम है। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो माप गलत होगा। समय पानी की तरह बहता है और अतीत बहुत धीरे धीरे बीतता हुआ प्रतीत होता है। डिंग, बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 1000 अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग,
बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 1002 प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, बधाई हो मेज़बान, आपने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 1003 प्राप्त कर लिए हैं। कियू जियोर ने आक्रोश से कहा, किनलैंग कमीने, तुम लोगों को इस तरह धमका नहीं सकते। अगले दिन सुबह सुबह कियू जियोर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बगल में बैठे किनलैंग की ओर ठंडी मुस्कान के साथ, अभी भी आवेगपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। किनलैंग ने मुश्किल से अपनी बात कही और सिर हिलाया। मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। कियू जियोर ने नीचे की ओर देखा, उसकी आवाज में आरोप का भाव था। हाथ। किनलैंग, एक सभ्य बच्चे की तरह, गद्दे के नीचे से अपना हाथ निकाल लिया और मुस्कुराते हुए बोला, कियू जियोर, शरारत करना बंद करो। अब खुशी तुम्हारे हाथों में है, इसलिए कोई भी लापरवाही भरा काम मत करो। सच में, कियू जियोर ने अपनी मुट्ठी थोड़ी भींच ली। कल रात तो तुम हद से ज्यादा घमंडी हो गए थे। तुमने तो मेरे पिताजी पर बंदूक भी तान दी थी। क्या तुम उन्हें भी गोली मारना चाहते थे? चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो, वह फिर भी एक बुजुर्ग है ना? किनलैंग थोड़ा झुंझलाते हुए एक तरफ हट गया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, मैं बस इसलिए झुंझला रहा था क्योंकि तुमने पहले शिकायत की थी कि वह तुम्हें हर दिन ब्लाइंड डेट्स पर भेज रहा था। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारा क्या मतलब है? कियू जियोर ने अविश्वास से पूछा। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? किनलैंग ने यह बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि ऐसा करना बनावटी लगता। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और व्यंग्य से कहा, मजाक है क्या? जलन हो रही है। बात बस इतनी है कि मेरी औरत को कोई और छू नहीं सकता। कियू जियोर ने किनलैंग की टालमटोल भरी निगाहों को देखते हुए संदेह भरी नज़र से देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सच में ये लड़का उससे प्यार करने लगा था? नहीं तो जब भी हम मिलते हैं मैं इतना आवेगपूर्ण क्यों हो जाता हूँ? हो सकता है कि वह सप्ताह के दिनों में व्यस्त रहता हो और उसे आकर उससे अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया हो। कियू जियोर ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और दाव को चिढ़ाते हुए कहा, जब मैं छोटी थी मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि लड़कियां बड़ी होकर शरारती नहीं होनी चाहिए। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन अब ये काफ़ी मज़ेदार लगती है। कम से कम जब तुम मेरे सामने होती हो तो तुम्हारा घमंड काफ़ी कम हो जाता है। अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और जन्म दिया। अब वे काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। अगर आप उन्हें डरा दे तो क्या होगा? किनलैंग ने गहरी सांस ली। अगर वह मुझे मुसीबत में डाल दे तो क्या होगा? क्या कल रात जब हम पहली बार मिले थे तब उसका गंभीर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था? अगर मैंने उसे काबू में नहीं रखा तो वह देर सवेर मुझे मुसीबत में डाल ही देगा। और हाँ, झेंगहू के इलाके के बारे में भूल जाओ। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द वैध व्यवसाय में लग जाओ, वरना मैं भी हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, समझे? फक फक करना। कियू जियोर ने मन ही मन ठंडी सी झुंझलाहट भरी आवाज निकाली। वह आदमी पाखंडी था। उसने कहा कि वह उसे झेंगहू के इलाके में कदम नहीं रखने देगा, लेकिन क्या वह असल में खुद को ये संकेत नहीं दे रहा था कि उसे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ न कुछ हो जाएगा? अगर आपको चिंता है तो चिंता कीजिए, अगर आपको कुछ पसंद है तो उसे पसंद कीजिए। इसे क्यों छुपाना? वह अब बच्चा नहीं है, फिर भी वह अपने मन की बात कहने की हिम्मत तक नहीं करता। वह खुद को यंग मास्टर किन कहता है, वह सचमुच बहुत डरपोक है। उसने बड़ी खूबसूरती से आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे पता है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी की चिंता मत करो। अगर उन्होंने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो मैं उनसे हल्के में लेने वाली नहीं हूँ। आवाज काफी नर्म हो गई और उसके हाथों का दबाव काफी कम हो गया। अब तुम्हें क्या हो गया है? कियू जियोर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। किनलैंग ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, कियू जियोर, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितनी आकर्षक हो? चलो साथ में कुछ सुबह की कसरत करते हैं। किसी भी लड़की को तारीफ सुनना बुरा नहीं लगता, और कियू जियोर भी इसका अपवाद नहीं है। फिर भी इस स्थिति का सामना करते हुए उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। आप सुबह आमतौर पर कितनी देर व्यायाम करती हैं? ये कहना मुश्किल है, ये स्थिति पर निर्भर करता है। जब किनलैंग समझा रहा था तभी उसने खोजबीन शुरू कर दी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बीप बीप। बेडसाइड टेबल पर रखा फोन बज उठा। कियू जियोर ने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और कान से लगाया। हेलो, क्या बात है? मिस दायंग, बाई शियाओचुन ने स्कॉर्पियन का पता लगा लिया है और उसे पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाई शॉय की हत्या स्कॉर्पियन ने नहीं की थी। क्या? छी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो संदेश भेज दिया है। इनाम कल तक मेरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, वरना आप उसे इंतज़ार करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसे बता दो कि इनाम की रकम मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को ही मिलनी चाहिए, वरना मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी चुप नहीं बैठेगी। दूसरी ओर रोज हॉल के उपनेता पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यंग मिस के साथ क्या हुआ है। उन्होंने अचानक कहा, यंग मिस, क्या आपको चोट लगी है?
आपकी आवाज़ अजीब क्यों लग रही है? मेरी बात मानो। स्नैप, कॉल कट गई। तियानहाई शहर के केंद्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में रोज हॉल की उपप्रमुख असमंजस में दिख रही थीं। उन्हें लगा कि मिस यंग घायल तो हुई हैं, लेकिन उन्हें अब तक भाग जाना चाहिए था। नहीं तो मुझे फ़ोन कॉल कैसे मिल सकती है? रोज हॉल की उपनेता अभी भी कुछ बातों से अनजान थीं। आखिरकार उन्हें बचपन से ही कियूलॉन्ग द्वारा गुप्त रूप से उनकी विश्वासपात्र बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और वे केवल लड़ाई और वफादारी के बारे में जानती थीं, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता था। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए वाइस हॉल मास्टर रोज हॉल बाई परिवार के बटलर अफ के पास पहुंची और एक अमित्र भाव से बोली, हत्यारा चाहे स्कॉर्पियन हो या नहीं, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी उस 1 अरब के इनाम को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को कल तक वह पैसा चाहिए। आफू को गुस्सा आ गया। क्या ये मुसीबत को न्योता देना नहीं था? लेकिन यहाँ के अधिकांश लोग ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से संबंधित हैं। अगर उसने संदेश नहीं पहुंचाया तो उनके जाने के बाद वह बिच्छू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने आज्ञाकारी होकर बाई शियाओचुन की ओर कदम बढ़ाया, जो फूस की झोपड़ी के सामने खड़ा था, और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। बाई शियाओचुन ने भौहें चढ़ाते हुए केवल इतना कहा कि वह तबादले की व्यवस्था कर देगा, और फिर उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी आंखें खून से लाल थीं, वह घुटनों के बल बैठे स्कॉर्पियन को घूर रहा था, उसकी आवाज़ मानो नरक की गहराइयों से गूंज रही थी। तुमने क्या कहा? तुमने शॉय को नहीं मारा तो किसने मारा? स्कॉर्पियन जमीन पर घुटने टेककर बार बार प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान बाई, ये सच में मैं नहीं था। हमें पता नहीं था। बाई शॉय आपका बेटा है। अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, चाहे आप हमें कुछ और जिंदगियां ही क्यों न दे देते। हमने उन्हें नहीं मारा था। एक आदमी अचानक घुस आया था। वह आदमी बहुत ताकतवर था। मेरे दोनों भाई उसका मुकाबला नहीं कर सके। पहले ही हमले में वे घायल हो गए और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवा मास्टर बाई को भी उसी आदमी ने मार डाला था। अगर मैं शौचालय में नहीं छिपा होता तो मैं निश्चित रूप से उस आदमी के चंगुल से नहीं बच पाता। मैंने भी उस व्यक्ति को नहीं पहचाना, लेकिन बाई शॉय ने उसे पहचान लिया था। उसका नाम ये फैंग था। ये फैंग, ये वह कैसे हो सकता है? ये फैंग का नाम सुनते ही बाई शियाओचुन का गुस्सा ऐसा उमड़ आया मानो किसी ने उसके सिर से लेकर पैर तक ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वह ये फैंग के साथ किसी भी प्रकार का शत्रुतापूर्ण संबंध रखने को तैयार नहीं था। हो सकता है कि दूसरे लोग दाव को न जानते हों, लेकिन वह कैसे न जान सके? ये फैंग का विदेशों में एक भाड़े के सैनिकों का संगठन है और उसकी अपनी ताकत चौंकाने वाली है। उसके छोटे मोटे सैनिक अकेले ये फैंग का मुकाबला नहीं। आखिर हुआ क्या? बाई शियाओचुन ने स्कॉर्पियन के बिखरे हुए रूप को देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। विशेषकर अभी जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के कई सदस्यों ने हमें इतनी आसानी से पकड़ लिया, जो कि काफ़ी अप्रत्याशित था। आखिरकार पुलिस की जांच से पता चला कि अन्य 2 अपहरणकर्ताओं को कुशल लड़ाकों ने मार डाला था। एक की गर्दन बेरहमी से तोड़ दी गई थी और दूसरे के आंतरिक अंगों को लात मारकर चकनाचूर कर दिया गया था। इस काम को पूरा करने के लिए बिच्छू की ताकत बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। बिच्छू का चेहरा उतरा हुआ था, मानो वह बेहद निराश महसूस कर रहा हो। वह पहाड़ों में छिप गया है और उसका भोजन, पेय और अन्य आवश्यक वस्तुएं छोटे छोटे गांवों से भीख मांगकर और चोरी करके प्राप्त होती हैं। वह घर जाकर पैसे लाने की हिम्मत तक नहीं करता, बैंक से पैसे निकालने की तो बात ही छोड़िए। ये तो इतना आसान है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि दाव ने उसके ठिकाने का खुलासा कैसे किया। अब जब वो पकड़ा ही गया है तो वो और क्या छिपाने की हिम्मत करेगा? श्रीमान बाई, मुझे आपके परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बाई के अनुसार ऐसा लगता है कि ये फैंग का बाई परिवार की 2 युवतियों के साथ संबंध है। बाई ने बताया कि ये फैंग चाहता है कि बाई परिवार की दोनों युवतियां परिवार की संपत्ति की वारिस बने और फिर वह उन दोनों युवतियों को अपने कब्जे में ले लेगा। बाई शियाओचुन वहां काफी देर तक अचंभित होकर बिना कुछ बोले बस अकड़ी हुई खड़ी रही। काफी देर बाद वह धीरे से मुड़ा और पहाड़ से नीचे उतर गया। अपने दाव से फुसफुसाते हुए कहा, गुरुजी, ये बिच्छू, इसे गाड़ दो। उसके बोलते ही देखते जमीन पर घुटनों के बल बैठे बिच्छू के सिर के पिछले हिस्से पर किसी भारी वस्तु से जोरदार प्रहार हुआ और वह तुरंत बेहोश हो गया, फिर कभी होश में नहीं आया। बाई शियाओचुन धीरे धीरे चल रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस कारोबार को बर्बाद करने के लिए सब कुछ मेरी गलती है। तुमने भेड़िए को घर में घुसने दिया, भेड़िए को घर में घुसने देने के लिए सब कुछ मेरी गलती है। वह पहले से ही स्कॉर्पियन की कही हुई 80% बातों पर विश्वास करता था, क्योंकि ये फैंग की क्षमताएं और मौके पर की गई जांच के परिणाम दोनों मेल खाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कॉर्पियन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते दाव के ये फैंग के बाई परिवार के साथ संबंधों के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था, जब तक कि ये शब्द उनके बेटे से न सुने जाएं। बाई शियाओचुन चाहे कितना भी सोच विचार कर ले, उसे ये फैंग पर शक करने की हिम्मत नहीं हुई।
लेकिन अब जब बिच्छू ने ये तथ्य उजागर कर दिया है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ये फैंग एक भाड़े के सैनिकों का सरदार है जो जोखिम भरी जिंदगी जीता है और उसका धंधा हत्या और लूटपाट करना है। भाई परिवार की विरासत की खातिर वह क्या नहीं करेगा। मर जा, मैं तुझे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भाई शियाओचुन की आंखें खून से लाल थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस समय ये फैंग के प्रति उसका भय उसके बेटे की दुखद मृत्यु की सच्चाई से पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। उसने अपना बेटा खो दिया है, उसे और किस बात का डर है। वह अपने बेटे का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह ये फैंग को मरा हुआ देखना चाहता था। वह ये फैंग को इस कदर तड़पाना चाहता था कि वह खुद को मरा हुआ ही महसूस करे। आहफू, भाई शियाओचुन की आवाज़ बहुत उदास थी। आहफू ने उनके बगल में झुककर कहा, गुरुजी कृपया बोलिए। मुझे लगता है कि ब्लैक मार्केट में किलर रैंकिंग मौजूद है। पैसे की कोई समस्या नहीं है। जो भी आना चाहे, मैं भाई शियाओचुन कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। मैं ये फैंग को मारना चाहता हूँ। एक हत्यारा काफ़ी नहीं है, इसलिए 10 लाओ। अगर 10 भी काफ़ी न हो तो 100 लाओ। तब तक लाते रहो जब तक वो मर न जाए, समझे। भाई शियाओचुन की आवाज़ शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक ज्वालामुखी की तरह दहाड़ और चीख छिपी थी जो कभी भी फट सकता है। भाई परिवार के अंगरक्षक, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य और काले बाजार के हत्यारे। भाई शियाओचुन इन सभी लोगों को लाएगा क्योंकि उसका इरादा ये फैंग के लिए एक घातक जाल बिछाने का है। ... दूसरी ओर कियू जियूर और किनलैंग अभी अलग भी नहीं हुए थे कि उन्हें खबर मिली कि ये फैंग को घेरकर मार डाला जाएगा। क्या हुआ? कियू जियूर के चिंतित चेहरे को देखकर किनलैंग ने उत्सुकता से दाव से पूछा। कियू जियूर ने अपने होंठ काट लिए। किनलैंग, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। किनलैंग के साथ उसकी 1 दर्जन से अधिक गहन बातचीत हुई थी, लेकिन उसने कभी उसकी मदद करने का जिक्र नहीं किया। ये सब पारस्परिक लाभ के बारे में था। लेकिन इस बार वह अपना आपा खो रही थी। किनलैंग मुस्कुराए और उसका गाल चुटकी भरते हुए बोली, बोलो क्या बात है। कियू जियूर ने आह भरी, भाई शियाओचुन ये फैंग को मार डालेगा। उसने मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से गुंडे, लेकिन ये फैंग ने पहले भी क्वीन बार में हंगामा मचाया था और अकेले ही लगभग 30 लोगों को मार गिराया था। मुझे यकीन है कि वह उसकी असली ताकत नहीं थी। इस बार मुझे आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे मार डाला जा सके। क्वीन बार में ये फैंग की शरारत, जो कि कियू जियूए को जानने का एक अवसर होना चाहिए था, किनलैंग की उपस्थिति के कारण झगड़े में बदल गई। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को ये फैंग से गहरी दुश्मनी है और कियू जियूर नहीं चाहता कि ये फैंग जीवित रहे, इसलिए वह इस बार कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। लेकिन डरने वाली एकमात्र बात यह है कि अगर ये फैंग नहीं मरती है तो उसकी और उसके पिता दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो। किनलैंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या भाई शियाओचुन अब अपनी चाल चलने वाली थी? क्या अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने के लिए उसके पास समय नहीं मिला? कुछ डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हासिल करने के लिए उसे समय नहीं मिला। हालांकि ये फैंग आखिरकार नियति का पुत्र है। इस बार भाई शियाओचुन की हरकतों ने ये फैंग को सतर्क कर दिया है। अगर वे मौका चूक जाते हैं और ये फैंग वापस विदेश भाग जाता है तो भले ही किनलैंग कार्रवाई करना चाहे, यह एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होगी। कोई बात नहीं, ये तो बस मेरी कोरी कल्पना थी। ये फैंग बहुत शक्तिशाली है और आम लोग उससे निपट नहीं सकते। यहाँ तक कि तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। किनलैंग के झिझक भरे व्यवहार को देखकर कियू जियूर को असहजता महसूस नहीं हुई, इसके विपरीत उसने इसे सामान्य समझा। आखिरकार किनलैंग किन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, भला वह खतरे में कैसे हो सकता है? वह सिर्फ अनुमान लगा रही थी। ऐसा मत कहो। किनलैंग का चेहरा अचानक बदल गया और उसने घबराकर कियू जियूर की ओर देखा। तुम्हारा मतलब है, इस बार ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ये फैंग को किसी भी कीमत पर खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। तुम भी साथ दोगे? कियू जियूर ने धीमी आवाज में कहा। हाँ सही है। पिछली बार ये फैंग ने क्वीन बार में हंगामा किया था, जिससे मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के कई कुलीन गुर्गों की हड्डियां घायल हो गई थीं। उनमें से कुछ तो फिर कभी चल नहीं पाएंगे। ये निस्संदेह मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लिए एक करारा झटका है। अगर हम ये फैंग को खत्म नहीं करते तो हम अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाएंगे। दाव में रहने वाले लोग वफादारी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अब जब उनके भाई अपाहिज हो गए हैं, अगर बॉस भी कुछ नहीं कहता तो भविष्य में कौन अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होगा? न तो कियू लॉन्ग और न ही कियू जियूर इतने बड़े अवसर को हाथ से जाने देना चाहते हैं। किनलैंग के चेहरे पर अब वह चंचल भाव नहीं था, बल्कि उसने कोमलता से कियू जियूर के चिकने गालों को सहलाते हुए कहा, कियू जियूर, मैं असल में नहीं चाहता था कि तुम इस घटना में शामिल हो। आखिरकार ये बहुत खतरनाक है। हालांकि आपके गंभीर चेहरे को देखकर मैं आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। आगे बढ़ो, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं बिना किसी झिझक के तुम्हारा साथ दूंगा। चाहे कभी भी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।
मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियू जिऊर की खूबसूरत आंखों में भावनाओं की एक लहर दौड़ गई जब उसने किनलैंग के गंभीर चेहरे को देखा। वह कुछ हद तक स्तब्ध थी, लेकिन ज्यादातर अपराधबोध से भरी हुई थी। उसकी आवेगपूर्ण विनती किनलैंग के व्यक्तित्व से एकदम अलग थी। फिर भी किनलैंग ने न केवल उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि दृढ़ता से उसका समर्थन भी किया। वह भी उस स्नेह और सहनशीलता से प्रभावित हुई। शायद मुझे सचमुच अपना जीवन साथी मिल गया है। एक दिन बाद, शाम को, मानगांग पर्वत। रात गहरी थी और हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की छायाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। पर्वतीय हवा में मिट्टी की गहरी महक और कुटी हुई घास की हल्की, तीखी गंध फैली हुई थी। ये फैंग ने कुछ उलझन भरी निगाहों से बाई शियाओचुन की ओर देखा। दाओ, श्रीमान बाई, क्या युवा स्वामी बाई को यहाँ बंदी बनाया गया है? आसपास कोई रहता तो नहीं होगा, है ना? जहाँ तक नजर जाती थी, वह एक उजाड़ वीरान इलाका था जिसमें कुछ कब्रें थीं, लेकिन कोई घर नहीं था। मुझे एक भी फूस की झोपड़ी नहीं दिखी। बाई शियाओचुन चिंतित दिखीं और आह भरी। दाओ ने कहा, श्रीमान, ये आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। हालांकि हमारे पास परिवार की ओर से ये अंगरक्षक हैं, लेकिन मैं वास्तव में उनके कौशल और विशेषज्ञता पर भरोसा नहीं कर सकती। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार शॉय को अपहरणकर्ताओं ने संभवतः यहीं छिपा रखा है। मुझे सटीक स्थान का पता नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि श्री ये उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं। ये फैंग के तिरस्कारपूर्ण भाव को देखकर बाई शियाओचुन क्रोधित हो गया। बेशक वह जानता था कि ये फैंग क्या सोच रहा है। उसका बेटा यहाँ छिपा हुआ नहीं था। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन ये फैंग जो हत्यारा था, ये बात जानता था, इसीलिए वह इतना बेचैन था। नफरत ने उसे अंधा कर दिया था, और ये फैंग जितना ज्यादा इस तरह से व्यवहार करता था, बाई शियाओचुन को उतना ही यकीन होता जा रहा था कि वही उसके बेटे का हत्यारा है। मैं पहाड़ पर जाकर उसे ढूंढ निकालूंगा। ये फैंग ने अपना सिर हिलाया, कुछ और नहीं कहा और अन्य अंगरक्षकों के साथ पहाड़ पर चढ़ गया। ये फैंग हाल ही में बेहद बदकिस्मत रहा था और वह आज के निष्फल अंत की भविष्यवाणी कर सकता था। चीने आह भरी और हाल की घटनाओं के बारे में सोचते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे दस्त हो गए। एक अमीर आदमी से संबंध बनाने की कोशिश में एक संदिग्ध व्यक्ति से सामना हुआ और चलते चलते एक बूढ़ी औरत ने उसे ठग भी लिया। उसने एक छोटी बच्ची को परेशान होते देखा और सोचा कि वह हीरो बनकर उसे बचा सकता है, लेकिन बच्ची ने उसे थप्पड़ मार दिया। असल में बच्ची को हीरो की जरूरत ही नहीं थी, उसका हीरो तो वही बदमाश था जिसने उसे परेशान किया था। हालांकि वह छोटी बच्ची अभी छोटी है, लेकिन वह अनिच्छा जताने का खेल बेजोड़ कुशलता से खेलती है। विस्मय की भावना के साथ समूह ने मानगांग पर्वत के मध्य भाग में और गहराई तक प्रवेश किया। अचानक एक भयावह वातावरण छा गया। ये फैंग को कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ, मानो उसके शरीर के बाल खड़े हो गए हों। खतरा, ये संकट का एक जाना पहचाना एहसास है। यह शायद जन्मजात गुण न हो, लेकिन ये फैंग जैसे भाड़े के सैनिक के लिए जो तलवार की धार पर चलता है, संकट का हर आभास बताता है कि वह खतरे का सामना करने वाला है। इसके अलावा संकट की इस असाधारण भावना के कारण ही वह कई बार मौत से बचने में सक्षम रहा। वह अपने अंगरक्षकों को चेतावनी देने के इरादे से मुड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक तेज कटार तेजी से उसकी गर्दन में स्थित कैरोटिड धमनी की ओर बढ़ा। ये तो पहले ही वार से जानलेवा हमला है। पैसा एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। बाई शियाओचुन ने इन अंगरक्षकों को 100 मिलियन का इनाम देने की पेशकश की। जो भी ये फैंग को मार डालेगा उसे तुरंत इनाम मिल जाएगा। ये तो 100 मिलियन है। अगर आप हर रोज किसी क्लब में मौज मस्ती भरी जिंदगी जीते हैं, तो भी यह जीवन भर आराम से जीने के लिए काफ़ी है। भला कौन इससे आकर्षित नहीं होगा? कोर्ट में मौत। क्रोधित होकर ये फैंग ने अंगरक्षक का हाथ पकड़ा, मरोड़ा और झटका दिया, और झट से उसके हाथ से खंजर छीन लिया। एक झटके में उसने अंगरक्षक की गर्दन पर गहरा घाव कर दिया, जिससे खून की एक धार फूट पड़ी। अंगरक्षक तुरंत गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक खंजर कसकर पकड़ लिया और गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हें मुझे मारने का आदेश किसने दिया? बाई शियाओचुन ने या किनलांग ने? अपने सामने खड़े लगभग 1 दर्जन अंगरक्षकों का सामना करते हुए ये फैंग ने जरा भी भय नहीं दिखाया। वास्तव में वह क्रोधित था। बेहतर, एक साथ इस आदमी को मार डालो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अंगरक्षकों ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, इशारे किए और फिर एक साथ ये फैंग पर हमला कर दिया। ये फैंग ने ठंडी सांस ली, खंजर को उल्टा पकड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। वह किसी मृत्यु के देवता की तरह था, लगभग 20 अंगरक्षकों के समूह के बीच बिना किसी रुकावट के रहस्यमय ढंग से विचरण कर रहा था। उसके चलते ही एक के बाद एक ठंडी लाशें जमीन पर गिरती जा रही थीं। मरने वाले अंगरक्षकों की संख्या बढ़ रही है, जबकि जीवित बचे अंगरक्षकों की संख्या घट रही है। ये फैंग कौन है? ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप का सरदार, मौत का साक्षात देवता, युद्ध के मैदान का कसाई। भला ये अंगरक्षक, जिन्होंने कभी खून और आग नहीं देखी, भला उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं?
उनकी जागरूकता को एक तरफ रख दे तो केवल शारीरिक क्षमता के मामले में ही इन अंगरक्षकों में उनकी क्षमता का एक आठवां हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने अपने चारों ओर मौजूद सभी अंगरक्षकों को इतनी आसानी से मार डाला जैसे तरबूज और सब्जियां काटते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में बाई शियाओचुन के साथ आए बाई परिवार के सभी अंगरक्षकों को मार डाला गया। बाई जियाओचुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फैंग ने अपनी गर्दन चटकाई जिससे एक चटकने की आवाज आए। उसकी आंखें अंधेरे में छिपे भूखे भेड़िए की तरह भयावह थीं। उन्हें इससे पहले कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी थी। उन्होंने मदद करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी बाई शियाओचुन ने उन्हें फंसाकर मार डाला। क्या तियानहाई शहर के अरबपति वाकई इतने अद्भुत हैं? वह विदेशों में उच्च पदस्थ अधिकारियों की हत्या करने की हिम्मत रखता है। एक छोटे मोटे अरबपति की तो बात ही छोड़िए। वह पहाड़ से नीचे उतरने लगा, ये देखने के लिए कि बाई शियाओचुन के पास और क्या क्या चालें हैं। क्या उसे सच में लगता था कि वह सिर्फ इन लोगों के सहारे उसे मार सकता है? ये फैंग की क्षमताओं को बहुत कम आंकना है। उसने बाई शियाओचुन के जाल को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त करने की योजना बनाई और फिर बाई शियाओचुन की भयभीत निगाहों के सामने वह चाकू से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जिससे वह भय और गहरे पश्चाताप में मर जाएगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद झाड़ियों से और भी लोग निकलने लगे। इनमें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य थे जिनके शरीर पर काले ड्रैगन के टैटू थे। साथ ही काले कपड़े पहने पेशेवर हत्यारे भी थे जो लगातार अंधेरे में इधर उधर भाग रहे थे। चलो, ये फैंग तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में 1000 आदमियों का वध करने वाला कौन होता है। तेज हवा की सीटी की आवाज के साथ ये फैंग पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और उमड़ती हुई भीड़ में घुस गया। खून की गंध धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ दूरी पर एक ऊंची पर्वत चोटी पर किन लैंग ने दूरबीन पकड़ी हुई थी और आश्चर्य से कहा, ये फैंग तो वाकई कमाल का है। इसने लगभग 50 लोगों को मार डाला है और इसे तो बस मामूली चोटें आई हैं। मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। सचमुच किस्मत का बेटा, उपाधि का हकदार। इन्हें मारना बहुत मुश्किल है। अगर उनके आदमियों को उन्हें घेरने और दबाने का काम सौंपा जाता तो भले ही वे ये फैंग को मारने में कामयाब हो जाते, फिर भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। सौभाग्य से अब वे सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इसलिए बलि का बकरा बनना मुझे मंजूर नहीं है। किन लैंग तमाशा देखकर खुश है। काले चमड़े के तंग सूट में लिपटे क्यू जियोर बेहद डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने दूरबीन नीचे की और घबरा कर फुसफुसाए, ये फैंग बहुत ही खूंखार है। क्या हम सच में आज रात इस आदमी को मार सकते हैं? उसने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से कुलीन गुंडों को भेजा जो अपने हथियारों से लैस थे। फिर भी ये फैंग के हाथों में वे चूजों की तरह थे जिन्हें इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता था। अगर ये फैंग आज रात नहीं मरी तो शायद कल उसके तीनों दुश्मन मारे जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आए हैं। हमारे सामने खड़े ये लोग तो बस बलि का बकरा हैं। असली विशेषज्ञ तो अभी आने बाकी हैं। किन लैंग ने क्यू जियोर की पतली कमर को थाम लिया। जिस बैकअप प्लान का उसने जिक्र किया था वह खुद नहीं था, बल्कि वे कई विशेषज्ञ थे जिन्हें उस बूढ़े चांदी के सिक्के जैसे दिखने वाले बाई शियाओचुन ने भारी कीमत पर किराए पर लिया था और जो अभी तक आए नहीं थे। अगर उनके टेलीस्कोप में अंतर्निर्मित इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग क्षमताएं न होती तो शायद वे भी धोखा खा जाते। वीरान पहाड़ों में गिरे हुए शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कोई इसकी सूचना पुलिस को दे देता है तो संभवतः तियानहाई शहर का पूरा पुलिस स्टेशन रात भर जागता रहेगा। खून से लथपथ ये फैंग अनगिनत घावों से लथपथ कदम दर कदम पहाड़ से नीचे उतरता गया। इन सभी को उन हत्यारों ने पीछे छोड़ दिया था और इनमें अभी भी विषैले पदार्थ मौजूद हैं। हालांकि ये फैंग आखिरकार नियति का पुत्र है और विदेशों में भाड़े के सैनिक के रूप में उसकी वर्षों की सेवा को देखते हुए यह अज्ञात है कि दाव को कितने प्रकार के सांप के जहर और अन्य सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जहरों के इंजेक्शन लगाए गए हैं। असंख्य विषाक्त पदार्थों के बावजूद ये फैंग को केवल हल्की सुन्नता का अनुभव हुआ, जिससे उसकी गतिविधियों पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और क्रोध की आग भड़क रही थी। वह पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गया था और उसने देखा कि बाई शियाओचुन कुछ ही दूरी पर खड़ा है। बूढ़े कुत्ते, तुमने मुझे क्यों मारा? वह दहाड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके क्रोध में आकर उसके शरीर से एक प्रचंड दुष्ट ऊर्जा का विस्फोट हुआ। बाई शियाओचुन जैसे अरबपति भी कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। मरना। ये फैंग एक बाघ की तरह बाई शियाओचुन की ओर झपटा। उसके हाथ में मौजूद कटार चांदनी में हल्की हल्की चमक रही थी। जैसे ही खंजर बाई शियाओचुन की गर्दन काटने ही वाला था, उसके सामने कई अजीबोगरीब आकृतियां प्रकट हो गईं। एक बूढ़ा व्यक्ति जो मुरझाया हुआ और सड़ चुका था, जिसका शरीर सूखे पेड़ की छाल जैसा दिख रहा था, जिस पर न तो मांस दिख रहा था और न ही खून। उसने ये फैंग की कलाई पर छड़ी से वार किया, जिसमें एक खंजर पकड़ा हुआ था, जिससे खंजर जमीन पर गिर गया। एक और बौना प्रकट हुआ, जिसका चेहरा अधेड़ उम्र के जुरीदार चेहरों से भरा था, लेकिन शरीर बच्चों जैसा था। उसके हाथ में एक कटाना थी जो उससे आधे सिर जितनी लंबी थी।
उसी क्षण कटाना ने क्षैतिज रूप से वार किया और ये फैंग के दाहिने पैर से मांस का एक टुकड़ा काट दिया। अंत में एक महिला हत्यारा थी जो पूरी तरह से काले नाइट सूट में लिपटी हुई थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह महिला हत्यारा क्यों थी, अगर आप उस मशहूर प्रतिष्ठित एक आंख वाले खरगोश का लिंग नहीं बता सकते तो बेहतर होगा कि आप जाकर अपना सिर टोफू के टुकड़े पर पटक लें। बेहद खूबसूरत महिला हत्यारी के प्रकट होते ही ये फैंग इतना चौंक गया कि वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वसंत ऋतु के मृत वृक्ष, सातवां बौना, लाल धतूरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तीनों भी यहाँ आओगे। ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के नेता के रूप में ये फैंग ब्लैक मार्केट के कुछ जाने माने लोगों से अच्छी तरह परिचित थे। ये तीनों किलर रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्पष्ट रूप से शामिल हैं, जिनमें स्कारलेट डेटुरा भी शीर्ष 3 में स्थान रखती है। उनकी ताकत शायद उससे कम नहीं है। इसके अलावा स्कारलेट डेटुरा एक उच्च कोटि की हत्यारी है जो अंधेरे में छिपी रहना पसंद करती है। स्कारलेट डेटुरा ने पहले ही दया दिखाई थी, अन्यथा वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता। खून के भेड़ियों का सरदार, वधकर्ता, या शायद उसे ये फैंग कहना चाहिए। श्रीमान ये, आप तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, क्यों न आप हमें अपना सिर ही दे दें। सूखा पेड़ फिर से जीवित हो उठा कि उपाधि वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। उसका चेहरा बेहद कामुक था और उसकी छड़ी जमीन पर सीधी खड़ी थी। श्री, ये आपके सिर की कीमत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। ये तो कमाल है। अगर मैं आपका सिर ले लूं तो हत्यारों की रैंकिंग में मेरा स्थान कम से कम 3 पायदान ऊपर चढ़ जाएगा। छोटे कद के सेवन ने एक समुराई तलवार ले रखी थी जो देखने में कुछ अनाड़ी लग रहा था, लेकिन जिसने भी इस छठे नंबर के किलर रैंकिंग विशेषज्ञ को कम आंकने की हिम्मत की, अगले ही पल समुराई तलवार से उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मारना। शोरगुल के बीच बाई शियाओचुन के साथ मौजूद कुछ ही अंगरक्षक अग्रिम पंक्ति में दौड़ पड़े। इसी बीच कुमुफेंगचुन और एजियाओ की भूतों की तरह अंगरक्षकों के पीछे छिपे रहे, घातक प्रहार करने के लिए तैयार। पफ। ये फैंग ने अपने अंगरक्षक को इतनी जोर से घूंसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। हालांकि बौने सात ने उसके बाएं कंधे से मांस का एक और टुकड़ा काट दिया। धमाका। ये फैंग ने एक अंगरक्षक को इतनी जोर से लात मारी कि उसकी छाती अंदर धंस गई, लेकिन उसकी दाहिनी कंधे की हड्डी भी पुनर्जीवित सूखे पेड़ की छड़ी से टकराए और हड्डी टूट गई। ये तो लगभग बंद गली है। अपने चरम पर भी ये फैंग को इन 3 किलर रैंकिंग दिग्गजों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में शायद मुश्किल होती, गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में तो और भी ज्यादा। भले ही वह नियति का पुत्र हो, फिर भी उसे आगे बढ़ने के लिए जगह चाहिए। वह भी आधे महीने पहले ही चीन लौटा था कि उसे ऐसी जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसे में उसे चैन की सांस लेने का समय कहाँ मिलता। वूश। ये फैंग ने एक अंगरक्षक से खंजर छीन लिया और तेजी से उसे बाई शियाओचुन की गर्दन की ओर। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था, इसका निशाना उसकी भौहों के बीच था। अगर यह सीधे लगता तो बाई शियाओचुन निश्चित रूप से मर जाता। स्कारलेट डेटुरा, जिसने अब तक कोई हरकत नहीं की थी, अचानक झपटी ही उड़ते हुए खंजर को रोककर वार को टाल दिया। उसी समय बाई शियाओचुन भी दर्द से चीख उठी। मेरा। स्कारलेट डेटुरा ने नीचे देखा तो पाया कि बाई शियाओचुन के पैरों के बीच एक छेद था जिससे खून बह रहा था। खून से लथपथ ये फैंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े कुत्ते, यही तो मुझे तुमसे मिल रहा है। समय आने पर तुम्हारे लिए और भी बेहतर चीजें इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर उसने लड़ना बंद कर दिया और तेजी से सुनसान पहाड़ की ओर भाग गया। पीछा करना। डे ट्री कम्स बैक टू लाइफ और शॉर्ट लेग्स 7 इसके ठीक बाद रिलीज हुई। स्कारलेट डेटुरा ने बाई शियाओचुन की ओर एक नज़र डाली और अंगरक्षकों को जांच के लिए आते देख वह तुरंत उनका पीछा करने लगी। उसने कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए नहीं कि वह ये फैंग को जानती है, नहीं इसलिए कि उसके मन में कोई और भावना है, बल्कि इसलिए कि अपनी स्थिति को देखते हुए उसका हत्या करने के लिए किसी के साथ हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब ये फैंग ने बाई शियाओचुन को उसके सामने ही अपंग कर दिया, जो उसके पेशे के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था, और उसे ये फैंग से बदला लेना ही था। केवल ये फैंग का सिर ही इस शर्म को धो सकता है। ... एक दूर पहाड़ी चोटी पर किनलैंग ने ये फैंग को भागते हुए देखा। उसने पहले ही संचार के माध्यम से व्यवस्था कर ली थी और विभिन्न स्थानों पर छिपे अपने अधीनस्थों को घात लगाकर हमला करने की तैयारी करने का निर्देश दिया था। उस महिला हत्यारे को लगातार सुनसान पहाड़ों में घूमते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी कमर पतली है, उसका शरीर सुडौल है और उसके पैर बेहद खूबसूरत और लंबे हैं, जिनमें भाग्य के पुत्र से कम ताकत नहीं है। ऐसी बेहतरीन महिला हत्यारी तभी भूत हो सकती है जब वह महिला नायिकाओं में से एक न हो। उसे पूरा यकीन था कि अगर यह अद्भुत महिला हत्यारा किसी अवसर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है तो वह निश्चित रूप से कम 50,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स हासिल कर सकती है। किनलैंग अनभिज्ञ होकर अस्थायी रूप से कियू जियुए को पीछे छोड़कर ये फैंग की दिशा में एक शॉर्टकट ले लिया ताकि समय से पहले ही उसे रोक सके। नियति का पुत्र, एक जीवित व्यक्ति, एक दिखावा करने वाला जो मुंह पर तमाचा बनकर रह गया।
हे, वह देखना चाहता था कि उसके चारों ओर घिरे ये फैंग में एक बार फिर भाग्य को चुनौती देने की क्षमता बची है या नहीं। साथ ही मैं उत्सुकता से भरा हुआ था। भाग्य की पुत्री को पकड़ने से ही इतने सारे भाग्य खलनायक अंक प्राप्त होते थे, तो नायक भाग्य के पुत्र को हराने से शायद और भी अधिक आकर्षक पुरस्कार मिलेंगे। ये फैंग, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आगे एक गहरी खाई है। अगर तुम अपनी राह पर चलने की जिद करोगे तो तुम्हारा शव भी खून से लथपथ टुकड़ों में बिखर जाएगा। बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो और कम से कम एक बिना सिर का शव तो छोड़ ही दो। कुमू फैंगचुन ने ठंडे लहजे में दबाव डाला। इनके ठीक पीछे ड्वार्फ सेवन और स्कारलेट डेटुरा हैं। वे तीनों लगभग सहज रूप से एक साथ खड़े हो गए और ये फैंग को जानलेवा इरादे से घूर रहे थे, जिसे चट्टान के किनारे पर धकेल दिया गया था। हा, मुझे मारना चाहते हो तुम तीनों? बस देखते रहो। अगर मैं इस बार नहीं मरा तो तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। आज की बेइज्जती का बदला भविष्य में 100 गुना चुकाया जाएगा। ये फैंग ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर से हंसा, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और चट्टान से कूद गया। कुमू फैंगचुन उसका पीछा करते हुए चट्टान के किनारे तक गया। धुंध से ढके तल को घूरते हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, यह पागल हमसे लड़ने के बजाय टुकड़े टुकड़े होना पसंद करेगा। चलो नीचे जाकर देखते हैं। भले ही वह सिर्फ खून का झाग ही क्यों ना हो, अगर हम उसकी असली पहचान साबित कर देते हैं तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। शॉटी क्यूई शियाओ दाओ के साथ चट्टान की तलहटी की ओर तेजी से बढ़ा। हम उसे जिंदा या मुर्दा देखना चाहते हैं। दूसरी ओर जैसे जैसे वे नीचे गिरते गए, ये फैंग को भी लगा कि इस बार तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन जैसे ही वे चट्टान की तलहटी में गिरने वाले थे, अचानक पेड़ दिखाई देने लगे। क्रैक क्रैक, एक के बाद एक सूखे पेड़ ये फैंग की पीठ पर गिरे और टूट गए, लेकिन उसकी नीचे की ओर गति धीमी हो गई और कुछ ही सेकंड बाद वह झाड़ियों के घने झुंड में गिर गया। छप छप, असंख्य पत्तियां सरसराईं और एक धीमी सी आवाज के साथ ये फैंग नीचे गिरा। वह दर्द से कराह उठा, मानो उसकी हर हड्डी टूट गई हो, लेकिन ये फैंग ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने आश्चर्य भरी नजरों से ऊपर चट्टान की ओर देखा। वह इतनी ऊंची चट्टान से गिरने से नहीं मरा। जो लोग किसी बड़ी आपदा से बच जाते हैं, उनका भविष्य में सौभाग्य अवश्य होगा। वह अभी भी बड़ी मुश्किल से अपने पैरों को हिला पा रहा था और पास ही एक नदी थी। अगर वह नदी में उतरकर धारा के साथ बहने लगे तो उसके बचने की काफी संभावना थी। फुफकार, अचानक ये फैंग जिसने अपने शरीर को हिलाया था हौंफने लगा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हा, तुम बूढ़े कुत्ते और उन तीनों हत्यारों ने मुझे इस बार तो मौत से बचा लिया, लेकिन तुम्हारा अंत बस आने ही वाला है। ये फैंग बेहद खुश था। अप्रत्याशित रूप से इस जीवन मरण के संघर्ष के बाद उनकी साधना तकनीक दूसरे स्तर पर पहुंच गई, जिससे उनकी समग्र शक्ति में काफी वृद्धि हुई। यहाँ तक कि घाव भी अपने आप ठीक होने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। समय के साथ वे निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और पहले से भी अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। बदला लेने की इच्छा उसके दिल में बोए गए बीज की तरह थी, जो पहले ही जड़ पकड़ने और अंकुरित होने लगी थी। रैटे टैट टैट, उसी क्षण गोलियों की बौछार हुई, जिनमें से सभी गोलियां सटीक रूप से ये फैंग के पैरों में लगीं। छेदों की पंक्ति कहाँ है? दोनों पैर स्पष्ट रूप से फट गए थे, खून की फुहार चारों ओर उड़ रही थी और यहाँ तक कि हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। इसके तुरंत बाद घने जंगल से असली बंदूकों से लैस जूनजी और उसके आदमियों की एक पंक्ति निकली। अरे बाप रे, छोटे मालिक सही थे। इतनी बड़ी मछली इतनी ऊंची चट्टान से गिरी और फिर भी बच गई, ये तो वाकई डरावना है। मुझे कहना पड़ेगा, युवा स्वामी सचमुच झुगेलियांग का पुनर्जन्म है। वे बिल्कुल दिव्य हैं। झुगेलियांग, तुम बूढ़े चापलूस। जब मालिक आसपास नहीं होते तब भी तुम उनकी चापलूसी करते रहते हो। हमारे अलावा मांगदांग पर्वत की सारी गुफाएं उस बड़ी झील समेत बारूदी सुरंगों से भरी हुई हैं। अगर इस आदमी के पास पंख भी होते तो भी वह उड़कर बाहर नहीं निकल सकता था। वह बस संयोग से हमारी लहर में आ गिरा। जूनजी ने लाओ हुआन को बिना किसी शिष्टाचार के जवाब दिया। ये फैंग की ओर देखा जिसके पैर उड़ गए थे और असंतोष से, तुम्हें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? दोनों पैर चले गए, धिक्कार है। छोटे मालिक ने हमें बस उसे काबू में रखने के लिए कहा था। अगर वह मर जाता तो क्या होता? बूढ़े हुआंग ने शर्मिंदा होकर अपने सिर के पीछे खुजली की। क्या ये डर की वजह से नहीं था? ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप का ये राक्षस बहुत भयानक है। एक आदमी ने कितने लोगों को मारा होगा? अगर हमारे पास कुछ काम की AK-47 या पेशाब वाली बंदूकें न होती तो शायद हम उसे मार ना पाते। जूनजी समेत यहाँ सिर्फ 10 लोग हैं। कोई और रास्ता नहीं है। मांगदांग पर्वत बहुत बड़ा है और छिपने की जगहें भी बहुत हैं। भले ही युवा मालिक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करें, इस चट्टान के नीचे बस यही कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके हाथ में मौजूद बंदूक जूनजी द्वारा अस्थायी रूप से आवंटित की गई थी और उसे बाद में इसे वापस करना होगा।
आखिरकार इस चीज़ से 1-2 दिन खेलना तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे बार बार करते हैं तो इससे आसानी से परेशानी हो सकती है। किसने किया ये? घने जंगल से एक ठंडी सी आवाज़ आई। किन लैंग उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। उसने ये फैंग को ज़मीन पर पड़ा देखा, जिसके पैर उड़ गए थे और दर्द से उसकी आंखें आग उगल रही थीं, और वह क्रोधित हो उठा। बूढ़े हुआन कांपते हुए बोले, युवा स्वामी, यह मैं ही था। मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे डर था कि यह राक्षस लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैंने इसकी चलने फिरने की क्षमता को निष्क्रिय कर दिया। किन लैंग ने ये फैंग को घूरते हुए ठंडे चेहरे से कहा, तुम्हें गोली चलाने के लिए किसने कहा? क्या मैंने तुम्हें गोली चलाने के लिए कहा था? क्या तुम ये फैंग को नहीं जानते? वह ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप का नेता, विदेशी भाड़े के सैनिकों में एक बड़ा नाम है। तुमने जो किया है वह उसकी प्रतिष्ठा का अपमान है। बूढ़े हुआंग ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। चरित्र परीक्षण देते समय मैंने पहली बार में ही खुद को शर्मिंदा कर लिया था, और अब जब मैं वास्तव में समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ और ही गड़बड़ हो गई है। क्या उसे नौकरी से निकाला जा सकता है? जून जेड के भारी वार्षिक बोनस और लाभ साझाकरण के बिना भी उसका मासिक वेतन लगभग 30,000 है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिंगरटिप लोड्स में उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। किन लैंग ने लाओ हुआंग के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए कहा, लाओ हुआंग, एक बात है जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन संक्षेप में कहें तो बस एक ही वाक्य है, शाबाश। पफ। ये फैंग जमीन पर लेटा हुआ था, उसने मुंह भरकर खून उगला और गुस्से के मारे लगभग बेहोश हो गया। लगभग सहज रूप से उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, अपने टूटे हुए हाथों से खुद को संभाला, असहनीय दर्द सहा और अपने शरीर के अधिकांश हिस्से को जमीन पर टिकाकर किन लैंग की ओर झपटा। मेरे पैर उड़ जाने पर मेरी सारी कल्पनाएं चकनाचूर हो गईं। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी वह किन लैंग को अपने साथ कब्र में ले जाएगा। युवा मास्टर, ध्यान रहें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जून जी और अन्य लोग गुस्से में थे, लेकिन वे ये फैंग को उनकी ओर दौड़ते हुए रोकने में असमर्थ थे। किन लैंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने मुड़कर ये फैंग की ओर देखा, जिसकी आंखें एक क्रूर भेड़िए की तरह चमक रही थीं। उसने हाथ बढ़ाया, आसानी से ये फैंग के सिर पर दबाया और फिर अचानक उसे मरोड़ दिया। क्लिक। उसकी गर्दन 90 डिग्री के कोण पर टूट गई थी। ये फैंग की लाल आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं और उसकी सांसें थम गईं। उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा जमीन पर गिर गया और उसकी टांगों के टूटे हुए हिस्सों से अभी भी खून बह रहा था। काम करने के लिए मिलता है। किन लैंग ने उसे उकसाया और एक अंगरक्षक जो उसकी हरकत देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया था, होश में आया, एक ज्वालानाशक लेकर आगे बढ़ा और ये फैंग के शव पर आग की लपटें फेंकने लगा। भीषण गर्मी के कारण देखते ही देखते ये फैंग का शरीर काली राख के ढेर में बदल गया, जिसमें हड्डियों का एक भी अंश नहीं बचा, और रात की हवा में विलीन हो गया। हत्या करना और राख बिखेरना ड्रैगन की सेवा है। इस प्रकार भाग्य के पुत्र ये फैंग की मृत्यु हो गई। डिंग। किलिंग इंटेंट। ये फैंग को हराने के लिए मेजबान को बधाई। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स की गणना की जा रही है। कृपया प्रतीक्षा करें। डिंग। बधाई हो मेजबान, आपने उन्नत आग्नेयास्त्र निपुणता प्राप्त कर ली है। डिंग। बधाई हो मेजबान, आपने प्राथमिक चिकित्सा कौशल हासिल कर लिया है। महत्वपूर्ण पुरस्कार। मेजबान को बधाई, आपने मध्यवर्ती चिकित्सा कौशल प्राप्त कर लिया है। डिंग। बधाई हो मेजबान, आपने प्रारंभिक खतरे की पहचान हासिल कर ली है। एक शानदार हिट का इनाम। बधाई हो मेजबान, आपने मध्यम स्तर की खतरे की पहचान हासिल कर ली है। डिंग। बधाई हो मेजबान, आपने नियति का पुत्र प्राप्त कर लिया है। साधना तकनीक, सच्चे ड्रैगन का रहस्य, भाग 1। शानदार इनाम। बधाई हो मेजबान, आपने 9 क्रांति स्वर्गीय ड्रैगन कला प्राप्त कर ली है। डिंग। बधाई हो होस्ट, आपने 50 फिजिक पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। काटना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय किन लैंग के दिमाग में सिस्टम की सूचनाएं लगातार बज रही थीं, और उदार पुरस्कार स्पष्ट रूप से भाग्य के पुत्र की आत्मा को भी छीन रहे थे, जो पहले ही राख में तब्दील हो चुकी थी। लगभग सभी पुरस्कार या तो सीधे ये फैंग से लिए गए थे या आगे के उन्नयन के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए थे। विशेष रूप से ट्रू ड्रैगन टेक्निक, जो एक दुर्लभ मार्शल आर्ट मैनुअल है। कल्टीवेशन टेक्निक का उन्नत संस्करण 9 रिवोल्यूशंस हेवनली ड्रैगन आर्ट, और भी अधिक भयावह है, जिसमें ऊर्जा के एक छोटे से विस्फोट की तरह संचयी और विस्फोटक वृद्धि होती है। इसमें कुल 9 चरण लगे, प्रत्येक चरण शक्ति से भरपूर था और शक्ति तेजी से बढ़ती गई। एक बार जब कल्टीवेट पहले स्तर पर पहुंच जाता है और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, तो यह अपने फिजिक के प्रभाव को 1.5 गुना तक बढ़ा सकता है, और दूसरा स्तर भी उतना ही भयानक बढ़ावा प्रदान करता है। डिंग। सिस्टम अपग्रेड सफल रहा। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स की गणना हो चुकी है। कृपया सिस्टम पैनल देखें। सिस्टम पैनल। व्यक्ति किन लैंग, आयु 25, शारीरिक बनावट 250, चार्म 99, डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 12,16,700, साधना तकनीक
नौक्रांति स्वर्गीय ड्रैगन कला पहले अपग्रेड से 1.5% की वृद्धि मिलती है। दूसरे अपग्रेड के लिए 200,000 भाग्य खलनायक अंक आवश्यक हैं। कौशल आत्मीयता एलवी8 समूह आत्मीयता जोड़ 80 उन्नत पियानो कौशल, उन्नत चाय समारोह, उन्नत सौंदर्यशास्त्र, छलावरण, उन्नत आग्नेयास्त्र प्रवीणता, मध्यवर्ती खतरे की धारणा, मध्यवर्ती चिकित्सा कौशल। दुकान खुली है। लॉटरी केंद्र खुला, प्रत्येक ड्रॉ के लिए 1000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स लगते हैं। सिस्टम बैकपैक आंटी यू का फोटो एल्बम, किंगफैंग टिश्यू जोड़ 100 टिश्यू इस्तेमाल किए हुए, सुश्री बाई का फोटो एल्बम, इलेक्ट्रिक मसाजर जोड़ 1 खराब। फुफकार सिस्टम इंटरफेस को देखकर किनलैंग भी चौंक उठा। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 12 लाख से ज्यादा। ये फैंग को हराने पर आपको कितने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स मिले? लाखों। क्या यही सिस्टम है? क्या ये नियति का पुत्र है? मुझे लगा था कि लूबू अजय है, लेकिन किसने सोचा था कि भाग्य का पुत्र इतना भयानक होगा। आखिर ये फैंग का यह अधीनस्थ कौन है? डिंग, नई कहानी सफलतापूर्वक एकीकृत हो गई है, जिसके लिए 200,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता है। क्या आप इसके बारे में पहले से जानना चाहते थे? हाँ। जैसे ही किनलैंग के 200,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स काटे गए, उसे गहरा दुख हुआ। उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी ऊर्जा खर्च की थी, और फिर भी उसे कहानी के अगले हिस्से के बारे में समय से पहले ही पता चल गया। सौभाग्य से ये फैंग को हराने से $10 लाख का नुकसान पूरा हो गया, अन्यथा उसे इसे वापस कमाने के लिए कितने समय तक काम करना पड़ता। उसके मन में एक लंबा सौम्य संदेश प्रवाहित हुआ। ये वह दृश्य है जिसमें दिव्य चिकित्सक पर्वत से नीचे उतरता है। घटना घटित होने के बाद से समय और भी कम बीता है, और संभव है कि इस समय तक भाग्य का पुत्र तियानहाई शहर में पहुंच चुका हो। हालांकि तारीफ के काबिल सिर्फ एक ही बात है कि ये फैंग के उत्तराधिकारी सन ऑफ डेस्टिनी अभी विकास के शुरुआती दौर में हैं और बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। यहाँ तक कि ये फैंग की तुलना में भी शायद वे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं। उस समय किनलैंग कोई बड़ा खतरा नहीं था और शोषण के लिए एक अच्छा लक्ष्य था। इसके अलावा किनलैंग ने शायद पहले ही उस खूबसूरत महिला हत्यारे की पहचान का अनुमान लगा लिया था जो अभी अभी मानदान पर्वत पर प्रकट हुई थी। स्कारलेट डेटुरा किलर रैंकिंग में शीर्ष 3 हत्यारे शीर्ष हत्यारे होने पर गर्व महसूस करते हैं और उनमें सम्मान की प्रबल भावना होती है। जैसा कि उम्मीद थी, वह एक महिला मुख्य किरदार है जो 50,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स की हकदार है। नहीं रुकिए, सिस्टम अपग्रेड हो गया है। इनाम जीतने के लिए भी 1000 विलेन पॉइंट्स चाहिए, तो उसके पास 50,000 से ज्यादा विलेन पॉइंट्स होने चाहिए, है ना? युवा मास्टर वहां स्तब्ध खड़े युवा स्वामी को देखकर जूनजी को थोड़ा अजीब लगा और उसने धीरे से पुकारा। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये फैंग की मौत उसके अपने ही युवा गुरु के हाथों होगी। हालांकि गोलियों से उसके पैर छलनी हो गए थे, फिर भी उसका आखिरी हताशा भरा हमला जानलेवा साबित हो सकता था, और शायद वह बच भी ना पाता, कम से कम गंभीर रूप से घायल तो हो ही जाता। लेकिन युवा मालिक के हाथों ये फैंग की मौत एक विचित्र तरीके से हुई। इसके बारे में सोचना भी अविश्वसनीय है। किनलैंग ने पीछे मुड़कर जून जेड के हाथ से सबमशीन गन ले ली। अपनी उन्नत आग्नेयास्त्र दक्षता और सिस्टम द्वारा निर्मित हथियारों के साथ किनलैंग का आग्नेयास्त्रों को संभालने का कौशल जूनजी और लाओ हुआंग से किसी भी तरह से कम नहीं था, और वास्तव में वह उनसे कहीं बेहतर था। खतरे का आभास होने पर उसने 3 खतरों को भांप लिया, जिनमें से 2 आपस में संबंधित थे। उसने घने जंगल में झाड़ियों के एक बड़े हिस्से पर अपनी सबमशीन गन तान दी और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ओल्ड हुआंग और अन्य लोगों ने भी अपनी सबमशीन गन उठा ली और गोलीबारी में शामिल हो गए। धप धप धप, रैटे टैट टैट, 2 चीखों के बीच लाओ हुआंग और उसके आदमियों ने गोलियों से छलनी 2 हथियारों को बाहर घसीटा। कुमू फैंगचुन और एजियाओ क्यूई ही थे जो ये फैंग के शव की तलाश में चट्टान से नीचे उतरे थे। मध्यवर्ती स्तर के व्यक्ति की खतरे को भांपने की क्षमता ये फैंग की तुलना में कहीं बेहतर है, जो केवल प्रारंभिक स्तर पर ही खतरे को भांप सकता है। ये खतरे की दिशा का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता है। सबमशीन गन की इतनी व्यापक फायरिंग रेंज के साथ कुछ छिपे हुए हत्यारे भला इससे कैसे बच सकते थे? उसने एक और घने जंगल की ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, ये फैंग मर चुका है। ये खबर किसी को भी नहीं बतानी है, यहाँ तक कि बाई शियाओचुन को भी नहीं। अगर तुम्हें जीना है तो यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे गोली मारने के लिए दोष मत देना। उस खतरनाक अनुभूति, जो लगभग प्रत्यक्ष थी, ने किनलैंग के गर्दन के पिछले हिस्से के बालों को खड़ा कर दिया। रैटे टैट टैट, किनलैंग ने हाथ में सबमशीन गन लिए घने जंगल के बगल में झाड़ियों की ओर गोलियों की बौछार कर दी। उसका इरादा किसी को जान से मारने का नहीं था, बल्कि सिर्फ उन्हें डराने का था। स्कारलेट डेटुरा, अहंकारी और अभिमानी, फिर मैं तुम्हारे घमंड को अपने पैरों तले रौंद दूंगा, और अगर इतना भी काफ़ी नहीं हुआ तो मैं उस पर थूक दूंगा। क्या होगा अगर यह अद्भुत महिला हत्यारा मुकाबले में हारने के बाद भाग जाए? यदि इस स्तर का कोई हत्यारा भाग निकलना चाहे तो किनलैंग, जो उनके ठिकाने का पता लगाना चाहता है, भी उन्हें थोड़े समय में ढूंढ नहीं पाएगा।
उल्टी मानसिकता का इस्तेमाल करना बेहतर है, पहले दुश्मनी पैदा करें और फिर दुश्मन के आपके पास आने का इंतजार करें। कुछ ही पल में उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ रही भयानक सिहरन गायब हो गई। किन लैंग ने चारों ओर देखा और जान गया कि स्कारलेट डेटुरा जा चुकी है। जून जी और अन्य लोगों को घटनास्थल को साफ करने का निर्देश देने के बाद किन लैंग तेजी से दूसरी दिशा में चला गया। उन्हें और भी महत्वपूर्ण काम करने थे और वे थोड़ा घबराए हुए, यहाँ तक कि थोड़ा डरे हुए भी महसूस कर रहे थे।